ठंडे खून से सने चांदी के धागों ने शक्तिशाली राक्षस के मांस को फाड़ दिया, जिससे मायावी जमे हुए तीरंदाज के बचने की कोई संभावना नहीं बची। ऐसा हमला शायद एडम द्वारा किया जाने वाला सबसे घातक हमला था। अगर कोई कवच उसके धागों से रक्षा कर सकता था, तो शुद्ध मांस पूरी तरह से असुरक्षित था, जैसे नर्म टोफू किसी भी चाकू के स्पर्श से डगमगाता है। ठीक है, अब मुझे ज़ेरा की मदद करनी होगी, एडम ने अपने खून से सने हाथ को देखते हुए कहा। आप किसकी मदद करने जा रहे हैं? उसके पीछे से एक आत्मविश्वास से भरी लेकिन संतुष्ट आवाज सुनाई दी। एडम ने पलटकर देखा और उसकी आंखें बड़ी हो गईं। ज़ेरा आत्मविश्वास से अपने पैरों पर खड़ी थी और उसकी प्रतिद्वंद्वी काफी समय पहले ही मर चुकी थी। ओह, मुझे लगता है कि इस स्थिति में यह अति आत्मविश्वास लग रहा था, है न? एडम मुस्कुराया, ज़ेरा को ऊपर से नीचे तक देखते हुए। उसे चोट तो नहीं लगी थी, लेकिन वह एडम से ज्यादा थकी हुई भी थी, क्योंकि उसने अपने नेक्सस का इस्तेमाल नहीं किया था। नेक्सस एक बहुत शक्तिशाली लेकिन ऊर्जा खपत करने वाला हथियार था। कुछ हद तक, इस कारक के कारण, ज़ेरा ने एडम की तुलना में खराब प्रदर्शन किया, क्योंकि इसके लिए उसे अधिक संसाधनों की आवश्यकता थी, भले ही उसका प्रतिद्वंद्वी थोड़ा मजबूत था। ज़ेरा ने अपने कंधे उचका दिए। शायद, हालांकि आपको अपने प्रतिद्वंद्वी के पास भागना पड़ा। मुझे यकीन है कि मायावी जमे हुए तीरंदाज ने कई बार आपके हमलों को चकमा दिया। हाँ, ये सबसे मजेदार नहीं था, लेकिन यह एक काफी आसान लड़ाई भी थी। वैसे भी, हमारे पास एक आखिरी लक्ष्य बचा है न? एडम ने दूर की ओर देखने से पहले कहा। बर्फीली हवा और मजबूत टीलों के बीच, नीली लपटों के निशान स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहे थे जो किसी कारण से ऊपर तक उठ रहे थे, जैसे कि उड़ रहे हों। एडम और ज़ेरा को इसमें कुछ भी अजीब नहीं लगा, क्योंकि वे पहले ही अपने प्रतिद्वंद्वी को देख चुके थे। यह एक विशाल 4 पंखों वाला मैकेनिकल गार्गोयल था, जिसके जबड़े बड़े थे और आंखें बड़ी थीं, जो अलग अलग दिशाओं में देखती थीं और अपने नीचे हर जीवित चीज को देखती थीं। जल्द ही, मैकेनिकल गार्गोयल ने उन पर कड़ी नजर डाली, और उसके पंखों के नीचे बर्फीले गोले बन गए। फिर, दर्जनों क्रिस्टल एडम और ज़ेरा पर न्याय की बौछार की तरह बरस पड़े, जिससे केवल विनाश ही हुआ। एडम और ज़ेरा ने एक दूसरे की ओर देखा, फिर हमले से बचने के लिए एक तरफ कूद गए। भारी क्षति के कारण इमारत का फर्श ढह गया, जो रस्टी रूइंस में हुई लड़ाई की एक और प्रतिध्वनि बन गई। मैकेनिकल गार्गोयल जमीन से काफी ऊपर मंडरा रहा था, लेकिन इसका मतलब यह नहीं था कि एडम और ज़ेरा शक्तिहीन थे। अगर हेजल उनके साथ होती, तो चीजें बहुत आसान होती, लेकिन उनके पास एक ही विकल्प था कि वे मैकेनिकल गार्गोयल को जमीन पर लाएं। एडम ने अपनी सुई फेंकी ताकि तेज धागा मैकेनिकल गार्गोयल की गर्दन के चारों ओर हुक की तरह बंध जाए। धागा राक्षस के कवच को नहीं काट सकता था, लेकिन यह जरूरी नहीं था। ठीक है, मैं तुम्हें जमीन पर नहीं फेंक सकता, लेकिन ये पर्याप्त होगा, एडम ने कहा, अपनी बांह से खींचते हुए, पूरी ताकत से नीचे धकेलते हुए। रुओ, मैकेनिकल गार्गोयल ने प्रतिरोध करने की कोशिश करते हुए एक भयानक, यांत्रिक गर्जना की, लेकिन एडम और ज़ेरा पर इसका कोई प्रभाव पड़ने की संभावना नहीं थी। वोश, स्थिति का लाभ उठाते हुए, ज़ेरा इमारत के सबसे ऊंचे स्थान से कूद गई और मैकेनिकल गार्गोयल की पीठ पर चढ़ गई। ज़ेरा की दरांती के लिए राक्षस के कवच को चीरने के लिए कुछ सेकंड ही पर्याप्त थे, जिससे एक कमजोर बिंदु, लोहे की पाइपों के नीचे का ऊर्जा केंद्र प्रकट हो गया। ज़ेरा ने हथियार को अपने हाथों में कसकर पकड़ लिया और उसकी आंखों में एक तेज चमक दौड़ गई। रुआ, मैकेनिकल गार्गोयल ने अपनी आसन मृत्यु को भांपते हुए सक्रिय रूप से छटपटाना शुरू कर दिया। इससे ज़ेरा का संतुलन बिगड़ गया, लेकिन वह अपनी दरांती को 2 मैकेनिकल पंखों में घोंपकर राक्षस के ऊपर रहने में कामयाब रही। सभी घावों के कारण, विशेष रूप से पंख क्षेत्र में, मैकेनिकल गार्गोयल तेजी से नीचे उतरने लगा और ज़ेरा के साथ जमीन की ओर बढ़ने लगा। ज़ेरा, एडम ने चिल्लाते हुए अपनी सुई निकाली और तेजी से नीचे की ओर बढ़ा, ताकि वे गिरने से पहले ही नीचे पहुंच जाएं। कांपना, 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 एडम समय पर नहीं पहुंच पाया और इससे पहले कि वह उनकी ओर दौड़ पाता, मैकेनिकल गार्गोयल जमीन पर पहुंच गया। रो, यांत्रिक गार्गोयल ने अपने पंख फड़फड़ाए, ज़ेरा को एक तरफ फेंक दिया। राक्षस उड़ना चाहता था, लेकिन जैसे ही उसके पूरे पंख हिलने लगे, खूनी ब्लेड उन पर टूट पड़े, उन्हें रोक दिया और ज़ेरा को पंखों को कबाड़ में बदलने का समय दे दिया। वह राक्षस से यथाशीघ्र निपटने के लिए तेजी से आगे बढ़ी, क्योंकि यह उनके साथियों को मुक्त करने में अंतिम बाधा थी। ठीक है, बस थोड़ा और, अब बस कोर को नष्ट करना बाकी है, ज़ेरा ने दरांती घुमाते हुए मन ही मन कहा। ज़ेरा, भाग जाओ, एडम चिल्लाया, लेकिन बहुत देर हो चुकी थी। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन, मैकेनिकल गार्गोयल का कोर चमक उठा, क्योंकि उसमें से सारी ऊर्जा एक पल में बाहर निकल गई। राक्षस ने खुद को बलिदान करने का फैसला किया, लेकिन उनमें से कम एक को लेने का फैसला किया। ज़ेरा ने दरांती को पकड़ते हुए अपनी आंखें सिकोड़ लीं, हालांकि अपरिहार्य पहले ही घटित हो चुका था। उसका शरीर बर्फ के क्रिस्टल में बंद था। वह हिल नहीं सकती थी, केवल उसके सिर का दाहिना हिस्सा ही मुक्त था, जिससे वह देख पा रही थी और मुश्किल से कुछ बोल पा रही थी। ज़ेरा, एडम ने चिल्लाते हुए कहा और जल्दी से उसके पास दौड़ा और बर्फीले मलबे के बीच से अपना रास्ता बनाते हुए आगे बढ़ा।
एडम ने तुरंत दूसरी पकड़ का इस्तेमाल किया और बर्फ के क्रिस्टल पर पूरी ताकत से प्रहार किया, जिससे वह टूट गया। कांपना। एक छोटा सा टुकड़ा, जो बीच से भी छोटा था, विशाल क्रिस्टल से टूटकर अलग हो गया। हालांकि एडम के लिए परिणाम कहीं ज्यादा गंभीर थे, क्योंकि उसकी नसें फूल गई थीं और वह अपनी बांह को पकड़कर झटके के तेज दर्द को कम करने की कोशिश कर रहा था। उसे ऐसा महसूस हुआ जैसे उसने बिना सोचे समझे अपनी नंगी मुट्ठी से स्टील की दीवार पर प्रहार कर दिया हो। मुझे खेद है, मैंने जल्दबाजी की और एक बार फिर आपको निराश कर दिया, जेरा ने उदास भाव से कहा। एडम ने अपना सिर हिलाया। तुम्हें ये कहने की जरूरत नहीं है, ये ठीक है। हमने 3 राक्षसों को मार दिया है, इसलिए जल्द ही मिराज का अभिशाप टूट जाना चाहिए, है न? फिर तुम और बाकी सभी लोग आजाद हो जाओगे। जेरा ने सिर हिलाया, या यूं कहें कि अगर वह स्थिर न होती तो वह ऐसा करना चाहती। हाँ, जल्द ही क्रिस्टल डिस्क को शक्ति प्रदान करने में सक्षम नहीं होंगे और पूरा सिस्टम ध्वस्त हो जाएगा। एडम कड़वाहट से मुस्कुराया। ठंडा। जब उन्हें ठंड का एहसास हुआ तो उनके अंदर एक अजीब सी अनुभूति हुई। यह अनुभूति कम तापमान के कारण नहीं बल्कि मौत की उपस्थिति के कारण हुई, जो उनके ठीक बगल में खड़ी प्रतीत हो रही थी। तभी एडम और जेरा ने कुछ किलोमीटर की दूरी पर मोटी बर्फीली भाप की चमक देखी। रुआ। अज्ञात राक्षस की भयंकर दहाड़ शीघ्र ही उनके कानों तक पहुंची, जिससे उनमें भय के अलावा कुछ नहीं पैदा हुआ। एडम, तुम्हें अभी भागना होगा। तुम अकेले इस राक्षस से नहीं निपट पाओगे। ये संभवतः इस मिराज का आखिरी राक्षस है। हमने चौथे क्रिस्टल पर ध्यान नहीं दिया, जेरा ने कहा। एडम ने गला साफ किया, उसकी उंगलियां कांपने लगीं, लेकिन जल्द ही उसने अपने हाथों को मुट्ठी में बांध लिया और जेरा के पास पहुंच गया। बम बम बम। एडम ने आक्रमण किया। प्रत्येक प्रहार के साथ तीव्र दर्द होने के बावजूद वह बार बार अपनी सुई को बर्फ के क्रिस्टल पर मारता रहा। नहीं, रुको, तुम मुझे मुक्त करने की बजाय अपना हाथ तुड़वा लेना पसंद करोगे। एडम, तुम्हारे पास महान जीन और क्षमता है। तुम्हें एक मजबूत पीढ़ी को जीवन देने के लिए जीवित रहना होगा। यदि तुम मर गए, तो तुम जो भविष्य बना सकते थे वह नष्ट हो जाएगा। जेरा ने ईमानदारी से चिल्लाकर कहा। चुप रहो, मैंने अपना निर्णय पहले ही ले लिया है। हम सफलता के इतने करीब हैं कि पीछे हटना संभव नहीं है। एडम ने अंतिम वार करने से पहले शांतिपूर्वक कहा। जैसा कि जेरा ने कहा, जिस क्षण क्रिस्टल टूटा, उसका हाथ भी टूट गया, हालांकि उसके पास दूसरी पकड़ और धागों का आवरण था। एडम दर्द से चिल्लाया, हालांकि वह इसके लिए तैयार था, लेकिन उसे रोकना असंभव था। बर्फ के टुकड़े टूटकर गिर गए, जिससे जेरा बर्फ की जेल से बाहर आ गई, जो सच में सदमे में थी। एडम की ओर उसकी नजर बदल गई। वह उसे सम्मान से देखने लगी और उसे एक हीरो के रूप में पहचानने लगी। अरे, ये तो दर्द कर रहा है। जो भी हो, मैं अभी भी अपना बायां हाथ इस्तेमाल कर सकता हूं। हम जीतेंगे, एडम ने कहा। कांपना कांपना कांपना। धरती हिल उठी, जिससे एक अज्ञात लेकिन शक्तिशाली राक्षस के आने का संकेत मिला, जिसकी दहाड़ से कोई भी भयभीत हो सकता था। जेरा ने कांपते हुए ऊपर देखा, धीरे से पलकें झपकाईं और कड़वी मुस्कान दी। एडम को कुछ भी संदेह नहीं हो सकता था। जेरा, तुम अपने नेक्सस का फिर से उपयोग कर पाओगी, है न? एडम ने युद्ध की योजना के बारे में सोचते हुए पूछा। जेरा उसके सामने आए और चुपचाप शांत दृष्टि से उसे देखने लगी। जेरा, कुछ गड़बड़ है क्या? हमारे पास ज्यादा समय नहीं है। धन्यवाद, आपने जो किया है, मैं उसकी सराहना करती हूँ और मैं आपको अपना सब कुछ देने को तैयार हूँ। मुझे यकीन है कि आप जीत सकते हैं, चाहे आपका प्रतिद्वंद्वी कितना भी मजबूत क्यों ना हो, जेरा ने बड़बड़ाते हुए कहा। फिर जेरा एक कदम आगे बढ़ी, एडम के करीब पहुंची और मुस्कुराई। होश। लाल रंग का ब्लेड एक ही समय में जेरा और एडम के शरीर से होते हुए अंदर घुस गया। उनके मुंह के कोनों से खून की धाराएं बहने लगी। एडम की आंखें चौड़ी हो गईं और उनका खून एक साथ मिलकर दरांती के ब्लेड से नीचे बहने लगा। क्रिम्सन एक्सचेंज, जेरा ने बड़बड़ाया और उसकी आंखें चमक उठीं। एडम की आंखों में धीरे धीरे धुंध छाने लगी, खून तेजी से उसके शरीर से बाहर निकलने लगा और वह खुद को कमजोर, पूरी तरह से भ्रमित और खोया हुआ महसूस करने लगा। हालांकि जैसे ही जेरा के होंठ हरकत में आए और धीमी फुसफुसाहट निकली, सब कुछ बदल गया। उनके शरीर में छेद करने वाली दरांती की लाल धार कांप उठी, खून में बदल गई और एडम की ओर, उसकी छाती की ओर बढ़ने लगी। खून लाल रंग के क्रॉस में बदल गया, जिसमें से कई लाल धागे निकले। उन्होंने एडम के शरीर को ढक दिया और उन जगहों पर चिपका दिया जहां वह घायल हुआ था। एडम को तुरंत बेहतर महसूस हुआ, उसके शरीर में शक्ति फैल गई, मानो उसे दूसरी सांस मिल गई हो। शुभकामनाएं। मैंने आप पर सब कुछ दांव पर लगा दिया है और मुझे यकीन है कि आप असफल नहीं होंगे, लेकिन आपको याद रखना होगा, आपके पास केवल 15 मिनट हैं। जेरा ने गिरने से पहले बड़बड़ाया। एडम ने उसे दोनों हाथों से धीरे से पकड़ लिया, क्योंकि अब उसका फ्रैक्चर कोई मुद्दा नहीं था। लाल रंग का क्रॉस और लाल धागे एक एक्सोस्केलेटन की तरह काम करते थे। वे उसकी स्थिति को बनाए रखते थे और जब तक ऊर्जा खत्म नहीं हो जाती, तब तक उसे बहुत ताकत देते थे। धन्यवाद। अब मैं न केवल आपको बेहतर ढंग से समझ पाया हूं, बल्कि यह भी समझ पाया हूं कि हम में से कुछ लोग किसके लिए लड़ रहे हैं।
एडम ने गहरी निगाह से देखा और बुदबुदाया। वह ज़ेरा को दूर छोड़कर एक तरफ कूद गया ताकि वह सुरक्षित रहे, क्योंकि जल्द ही उसे एक बहुत ही खतरनाक प्रतिद्वंद्वी से लड़ना था। एडम ने इस पर ध्यान नहीं दिया, लेकिन जैसे ही वह पीछे हटा, ज़ेरा ने अपनी आंखें थोड़ी खोलीं। उसके पास ऊर्जा की एक बूंद भी नहीं बची थी, वह थक चुकी थी, लेकिन वह अभी भी होश में थी। भले ही उसने अपनी सारी इच्छाशक्ति का इस्तेमाल किया हो, वह एक उंगली भी नहीं हिला पाती। कांपना, कांपना, कांपना। जमीन हिली और जल्द ही दूर पर एक विशाल छाया दिखाई दी। एडम आत्मविश्वास से अपने पैरों पर खड़ा था और उस राक्षस की प्रतीक्षा कर रहा था जो विसंगतियों के समूह में अंतिम स्थान पर था। रुआ। जब वह विशालकाय आकृति आगे की ओर छलांग लगाकर लोहे की इमारत को तोड़ती हुई आगे बढ़ी, तो एक भयंकर गर्जना हुई और उसने अपने रास्ते में आने वाली हर चीज को नष्ट कर दिया। ओह, तुम बहुत ताकतवर होगे, है न? एडम ने राक्षस की भयानक आभा को महसूस करते हुए कहा, जो निश्चित रूप से नीले खतरे के स्तर से ऊपर थी। एडम ने ब्लिज़र्ड हॉबिंजर, पर्पल थरेट लेवल और व्हाइट बुक को देखा। ऐसी शक्ति के राक्षसों को रस्टी खंडहर के पूर्व में नहीं होना चाहिए। हालांकि विसंगति समूह सामान्य नियमों को समायोजित कर रहा था। आमतौर पर केवल उत्तर या केंद्र में ही कोई इतना खतरनाक दिखाई दे सकता है, लेकिन वर्तमान को बदला नहीं जा सकता। ब्लिज़र्ड हॉबिंगर का शरीर लंबा था और उसके 4 पैर थे, जैसे कि मिथकों में वर्णित जानवर। सैकड़ों बर्फ के टुकड़े उसकी रक्षा करते थे, जो अभेद्य थे और किसी भी हमले को पीछे हटाने में सक्षम थे। जमीन पर लंबी धारियां छोड़ते हुए तीखे पंजे खतरे को फैलाते थे। हथौड़े के समान विशाल बर्फ के क्रिस्टल वाली मोटी, चौड़ी पूंछ ब्लिज़र्ड हॉबिंजर के शत्रु को गिराकर उसे नष्ट कर सकती है। राक्षस के शक्तिशाली जबड़ों से घुमावदार नुकीले दांत निकले, जो काटने के लिए नहीं, बल्कि मांस को टुकड़े टुकड़े करने के लिए बनाए गए थे। ब्लिज़र्ड हॉबिंजर ने अपने 2 लंबे सींगों से अपना सिर घुमाया और एडम की ओर ध्यान से देखने लगा, मानो ये पता लगाने की कोशिश कर रहा हो कि क्या वह उसका प्रतिद्वंद्वी है। चलो, मैं तुमसे लड़ने के लिए तैयार हूं। एडम ने चिल्लाते हुए अपना हाथ घुमाया और सुई को बुलाया। बर्फानी तूफान ने अपने नुकीले दांत दिखाते हुए एडम की चुनौती को स्वीकार किया और आगे बढ़ गया, जिससे उस विशालकाय राक्षस के नीचे की बर्फ टूटने लगी। एडम पूरी तरह से एकाग्र था और ब्लिज़र्ड हॉबिंजर की हर हरकत पर नजर रख रहा था। फिर ब्लिज़र्ड हॉबिंजर के पंजे जमीन में गड़ गए और आंखें चौड़ी करके वह हमला करने के लिए तैयार था, और एडम ने इसके लिए तैयारी की। हालांकि एडम को जल्द ही एहसास हो गया कि राक्षस की निगाह में कोई डर नहीं था, केवल हताशा और शुद्ध पीड़ा थी। रोआ। ब्लिज़र्ड हॉबिंजर दहाड़ा, जब किसी चीज ने ब्लिज़र्ड हॉबिंजर को पीछे की ओर खींच लिया। जी हाँ, बिल्कुल ऐसा ही हुआ। वह राक्षस जिसका वजन कुछ टन से भी अधिक रहा होगा, उसे पीछे की ओर घसीटा जा रहा था, मानो ब्लिज़र्ड हॉबिंजर कोई शिकारी न होकर किसी का अगला शिकार हो। तभी राक्षस की मोटी पूंछ एक ओर उड़ गई और एकदम सही कोण पर कट गई, जैसे ये किसी ऐसे व्यक्ति ने किया हो जो दशकों से तलवार चला रहा हो। बिल्कुल नहीं, एडम ने अविश्वास में बड़बड़ाया, जब एक धूसर चमक पूरे ब्लिज़र्ड हॉबिंजर में फैल गई। 2 तीखे ब्लेडों ने ब्लिज़र्ड हॉबिंजर के मांस को चीर दिया, जिससे राक्षस का अंदरूनी हिस्सा खून से लथपथ हो गया। वास्तव में, यह कोई लड़ाई या कोई सभ्य हत्या भी नहीं थी। ब्लिज़र्ड हॉबिंजर को बस मांस के टुकड़े की तरह काटा गया था, कसाई के हाथों में एक सुअर की तरह। न तो भागना असंभव था और न ही विरोध करना। ब्लिज़र्ड हॉबिंगर सभी घावों के बावजूद अभी भी जीवित था, लेकिन उसका खून तेजी से बह रहा था, और उसके घावों से मरने में बस कुछ ही मिनट बचे थे। रहस्यमय शिकारी ने उसे खत्म करने की जहमत नहीं उठाए। आखिरकार, ये ब्लिज़र्ड हॉबिंगर नहीं था जो उसका लक्ष्य था। ये तुम हो। एडम कांप उठा, क्योंकि अजीब बात यह थी कि वह पहले भी उस व्यक्ति से मिल चुका था जिसने अभी अभी ब्लिज़र्ड हॉबिंजर को मारा था। रक्त की काली बूंदें, लाल रंग की वर्षा की तरह, राजसी कवच पर गिर रही थीं, और दोनों ओर से तेज की गई 2 लंबी तलवारों की ओर जा रही थीं। उसके हेलमेट के एक छेद से अंबर रंग की रोशनी देखी जा सकती थी। स्टील नाइट की आंखें, जो एडम को गौर से देख रही थी, उसके स्वीकार करने की प्रतीक्षा कर रही थी। मैं समझता हूं, तुम्हें मुझसे लड़ने का मौका नहीं मिला, हालांकि तुम ऐसा करना चाहते थे, है ना? तुम इंतजार तो कर सकते थे, लेकिन तुम्हारा धैर्य खत्म हो गया है। एडम ने चेहरे पर हल्की मुस्कान के साथ कहा। उसे पता नहीं क्यों, लेकिन स्टील नाइट को दोबारा देखकर उसके चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई, जैसे सब कुछ ठीक हो गया हो। ब्लिज़र्ड हॉबिंजर वह अंतिम नहीं था जिसके बारे में एडम कुछ समय से सोच रहा था। हालांकि अब सभी संदेह दूर हो गए थे। उनकी लड़ाई अभी शुरू नहीं हुई थी, लेकिन चूंकि ब्लिज़र्ड हॉबिंजर मर रहा था, इसलिए जल्द ही मिराज अभिशाप टूट जाएगा और स्कारलेट रिवर स्क्वाड के सदस्य स्वतंत्र हो जाएंगे। हालांकि एडम के 15 मिनट बाद समाप्त हुए, और तब तक उनकी लड़ाई का परिणाम पहले ही तय हो चुका था। होश। बिना किसी चेतावनी के, स्टील नाइट अपनी तलवारें कसकर पकड़ते हुए आगे बढ़ा। एडम सावधान था। उसे स्टील नाइट की ताकत के बारे में नहीं, बल्कि 2 तलवारों के बारे में ज्यादा चिंता थी। इससे पहले एडम ने ऐसे विरोधियों से लड़ाई नहीं की थी, क्योंकि यह उसका दूसरा क्राउन मॉन्स्टर था। हालांकि यह ज्यादातर के एक फैंटम से ज्यादा था। चांदी के धागों ने उसकी बांह को कसकर ढक लिया था, संघर्ष के लिए तैयार।
तभी दो तलवारें ऊपर से नीचे तक एडम पर बरसने लगी, जिससे उसे प्रतिक्रिया करने और अपना बचाव करने के लिए केवल 1 सेकंड का समय मिला। उसके नीचे की जमीन फट गई और उसके दांत भीगने लगे और उसकी नसें फूल गईं। हे भगवान, ये कैसी असामान्य शक्ति है। इस मामले में ये समझना महत्वपूर्ण था कि एडम अब ज़ेरा की क्षमता की बदौलत सामान्य से कहीं ज्यादा मजबूत था। इस समय उसका शरीर अनुनाद स्तर पर था। मोटे तौर पर कहें तो एडम सामान्य अवस्था से एक कदम ऊपर था। इन सब के बावजूद मुझे दबाने के लिए एक ही हमला काफी है। एडम ने मन ही मन चिल्लाते हुए स्टील नाइट को पीछे धकेलने की कोशिश की, जो पूरी ताकत से उस पर दबाव डाल रहा था। होश! स्टील नाइट ने अचानक पलटकर एडम को लात मारी और उसे दर्जनों मीटर दूर फेंक दिया। अपनी पीठ को कई बर्फ के क्रिस्टलों से टकराने के बाद एडम एक इमारत के बगल में धातु के ढेर में रुक गया। स्टील नाइट को कोई जल्दी नहीं थी, वह धीरे धीरे आगे बढ़ा, जिससे एडम को यह समझने का समय मिल गया कि वह किस तरह की स्थिति में है। नहीं, इस रफ्तार से तो मैं 1 मिनट भी नहीं टिक पाऊंगा, एडम ने बुदबुदाया। फिर जैसे ही उसे कुछ एहसास हुआ, उसकी आंखें चौड़ी हो गईं। एडम की नज़र ब्लिज़र्ड हॉबिंजर पर गई, जो कुछ ही सेकंड में खून बहने से मरने वाला था। फिर एडम सीधे ब्लिज़र्ड हॉबिंजर की ओर दौड़ा। अगर वह ब्लिज़र्ड हॉबिंजर की हत्या में भाग ले सकता है, अगर वह किसी तरह अपने एवोल्यूशन ट्री को इससे जोड़ सकता है, तो वह कुछ जीन को अवशोषित कर सकता है। वे तीनों ताकत में लगभग बराबर थे, इसलिए ये किसी भी नियम को नहीं तोड़ता। यह उसके नेक्सस की दूसरी विशेषता को अनलॉक करने के लिए पर्याप्त नहीं होगा, लेकिन केवल एक जीन उसकी कलाकृति की तीसरी विशेषता के लिए पर्याप्त था। इसके अलावा मुझे 3 और 0 रेरिटी आर्टिफैक्ट्स की जरूरत है, लेकिन ये कोई समस्या नहीं होनी चाहिए, एडम ने मन ही मन कहा, ये जानते हुए कि हार्वेस्टर्स के पास पर्याप्त आर्टिफैक्ट्स हैं। उसे बस ट्रकों तक जाकर उन्हें लाने की जरूरत थी। होश! एडम ने सुई फेंकी, जो सीधे ब्लिज़ार्ड हॉबिंजर के सिर में जा घुसी, और अंततः ब्लिज़ार्ड हॉबिंजर की मृत्यु से कुछ क्षण पहले ही राक्षस की मृत्यु हो गई। बहुत बढ़िया, अब बस यही बचा है। लोहे की मुट्ठी एडम के चेहरे पर जोरदार तरीके से गिरी, जिससे उसकी नाक तुरंत टूट गई और वह एक और गिर गया। हालांकि ऐसा लग रहा था जैसे एडम को इसकी उम्मीद थी, क्योंकि उसने अचानक धागा खींच लिया, खुद को ब्लिज़र्ड हॉबिंजर की ओर खींच लिया और स्टील नाइट के आगे निकल गया। जब मैं अपनी कलाकृति को उन्नत करूंगा, तो तुम्हारा काम समाप्त हो जाएगा। एडम की आंखें चमक उठीं, जैसे उनके बीच बिजली की चिंगारियां उड़ रही हों। किसी भी अन्य फैंटम की तरह एडम रिवॉल्व को बुलाने में सक्षम था, जो कि एवोल्यूशन ट्री के अलावा फैंटम को मात्र मनुष्यों से अलग करने वाला आधार है। रिवॉल्व के बिना जीन एकत्र करना और इस प्रकार बेहतर बनना असंभव था। हालांकि किसी राक्षस के जीन को इकट्ठा करने के लिए उसे मारने में भाग लेना पड़ता है, ताकि राक्षस के मरने से पहले विकास वृक्ष उसके जीन तक पहुंच सके, ठीक उसी तरह जैसे एक चोर को सही ताला खोलने के लिए ताले को ध्यान से देखना पड़ता है। एडम ये जानता था, यही कारण था कि वह इतनी जल्दी में था, क्योंकि यदि ब्लिज़र्ड हॉबिंजर मर गया, तो स्टील नाइट ही एकमात्र ऐसा होगा जिसका विकास वृक्ष ब्लिज़र्ड हॉबिंजर के संपर्क में होगा। एडम की हथेली के नीचे एक सफेद भंवर तेजी से घूम गया, जबकि ब्लिज़र्ड हॉबिंजर का शरीर कांप उठा। तभी एक छोटा बैंगनी जीन रिवॉल्व में उड़ गया और तुरंत एडम्स वॉल्ट की ओर बढ़ गया। बर्फीला तूफान हॉबिंजर जीन बैंगनी खतरा स्तर X1 तिजोरी में रखा गया है। अब एडम के पास केवल एक ही लक्ष्य बचा है, 3-0 दुर्लभता स्तर की कलाकृतियां। सामान्यतः 3 कलाकृतियां खोजने के लिए विसंगतियों की तलाश में बहुत समय लगाना पड़ता है, लेकिन इस मामले में यह बहुत आसान था। जब स्कारलेट रिवर स्क्वाड समूह केंद्र की ओर बढ़ा, तो वे कई विसंगतियों से गुजरे और लगभग 10 कलाकृतियां एकत्र की। उन सभी को सबसे सुरक्षित ट्रक में संग्रहित किया गया, जो श्रृंखला में चौथे स्थान पर था, डार्गो के ठीक पीछे। हालांकि स्टील नाइट को नहीं पता था कि एडम की योजना क्या थी, लेकिन क्राउन मॉन्स्टर के रूप में वह ये समझने में काफी चतुर था कि उसे एडम को रोकना होगा। वोश! स्टील नाइट ने एडम की ओर तेजी से छलांग लगाए और उसकी तलवारें हिलने लगीं। हर तलवार 1 सेकंड में कई 100 बार हिलती हुई प्लाज्मा कटर की तरह बन गई, जो अपने रास्ते में आने वाले परमाणुओं को नष्ट कर रही थी। एडम की पुतलियां सिकुड़ गईं, क्योंकि उसने जल्दी से एक ब्लॉक लगा दिया। चिंगारियों की झड़ी चारों ओर उड़ गई, लेकिन तभी कुछ ऐसा हुआ जिससे एडम को वास्तविक भय का एहसास हुआ। स्टील नाइट की तलवारों से कई चांदी के धागे टुकड़े टुकड़े हो गए। ऐसा पहले कभी नहीं हुआ था, उसके धागे अविनाशी थे, कम से कम अब तक तो। मैं समझ गया, मेरे धागों में कोई खराबी नहीं है, बस वह उन्हें एक एक करके काटने में बहुत मेहनत कर रहा है, एडम ने मन ही मन कहा। स्टील नाइट की तलवार धीरे धीरे उसकी सुई में घुस गई। एड्स बाय पब फ्यूचर। एडम इस स्थिति से जवाबी हमला नहीं कर सकता था, इसलिए उसने वही करने का निर्णय लिया जो उसे अभी करना था, भागना। होश! जैसे ही उसने स्वयं को स्टील नाइट से कुछ मीटर की दूरी पर पाया, उसके पैरों में बिजली का झटका महसूस हुआ। सब कुछ इतना अचानक हुआ कि स्टील नाइट समय पर प्रतिक्रिया नहीं कर सका और उसकी तलवारें जमीन पर गिर गईं। बर्फ धूल में बदल गई तथा ठंडी भाप ऊपर उठी, जो स्टील नाइट के कंधों के ऊपर से गुजरी।
एडम ने स्टील नाइट पर एक नज़र डाली और तेजी से भागकर उन ट्रकों की ओर बढ़ गया जो लगभग 1 किलोमीटर दूर थे। यह उनके जीवन की सबसे लंबी 1000 मीटर दौड़ होगी। कांपना, कांपना, कांपना। स्टील नाइट के पैर उसी तरह कांपने लगे जैसे उसकी तलवारें। फिर वह एक चांदी की चमक में बदल गया, जबरदस्त गति से एडम के पास जा रहा था। यहां तक कि अपने आर्टिफैक्ट की दूसरी विशेषता लाइटनिंग स्टेप का उपयोग करने के बावजूद एडम स्टील नाइट से अलग होने के लिए पर्याप्त तेज नहीं था। इसके अलावा एडम के विपरीत यहां स्टील नाइट के लिए कोई बाधाएं नहीं थीं। चाहे उसके रास्ते में कोई भी वस्तु आए हो, चाहे वह कंक्रीट की दीवार हो, धातु का टुकड़ा हो या बर्फ का क्रिस्टल हो, स्टील नाइट ने अपनी दिशा नहीं बदली। उसने प्रत्येक वस्तु को नष्ट कर दिया तथा सीधे मार्ग से एडम की ओर बढ़ गया, जिसका अर्थ था कि उनके बीच की दूरी तेजी से कम होती जा रही थी। यह अच्छा नहीं है। मुझे यकीन है कि अगर वह मेरे पास आ गया तो मैं उसके हमले का ज्यादा देर तक सामना नहीं कर पाऊंगा, हालांकि शायद मैं बहुत जल्दी में हूं। एडम ने सोचा, जब वह स्टील नाइट को देख रहा था, जो अपनी तलवारों से बर्फ के टुकड़ों को कुचल रहा था। तभी एडम रुक गया, ट्रकों से थोड़ी ही दूरी पर जो केवल 100 मीटर पीछे थे। चूंकि ट्रक इतने करीब थे, इसलिए यह स्वाभाविक था कि स्कारलेट रिवर स्क्वाड के सदस्य उनके चारों ओर थे, बर्फ के क्रिस्टल में फंसे हुए। उन्हें जल्द ही रिहा कर दिया जाएगा, लेकिन यह उनकी लड़ाई के बाद ही होगा। एड्स बाय पब फ्यूचर। स्टील नाइट ने भी अपनी दौड़ समाप्त कर दी। उसे समझ नहीं आया कि एडम क्या कर रहा था, और पहली बात जो उसने सोची वह यह थी कि यह एक जाल था। स्टील नाइट को संदेह हुआ, इसलिए उसने एडम को भड़काने का फैसला किया। क्रैकल। बिना किसी हिचकिचाहट के स्टील नाइट ने एक हार्वेस्टर से बर्फ के क्रिस्टल को तोड़ दिया। नतीजतन दबाव के कारण आदमी का शरीर टुकड़ों में फट गया। एडम ने भौहें सिकोड़ी, लेकिन अपनी भावनाओं पर काबू नहीं पाया, क्योंकि इस स्थिति में यही सबसे बुरी बात थी जो वह कर सकता था। मुझे तो पता भी नहीं था कि तुम यहाँ आओगे। यह कोई जाल नहीं हो सकता। मैं तो बस एक निष्पक्ष लड़ाई चाहता हूँ, एडम ने ईमानदारी से कहा, लेकिन वह कुछ छिपा रहा था। स्टील नाइट ने उसे गौर से देखा, फिर सिर हिलाया और तेजी से आगे बढ़ गया। कुछ ही देर में एक चांदी की सुई और दो हिलती हुई तलवारें आपस में टकरा गईं, फिर एक और, फिर एक और। जैसा कि अपेक्षित था, एडम जल्दी ही हारने लगा। स्टील नाइट तेज और ताकतवर था। जल्द ही एडम का पूरा शरीर घावों से भर गया। चलो, ये पहले ही 2 बार काम कर चुका है। अगर मुझे जीतना है तो मुझे ये करना ही होगा। एडम ने मन ही मन चिल्लाते हुए अपने दांतों को कसकर भींचा और स्टील नाइट के हर वार का अनुसरण किया, जो धीरे धीरे तेज और घातक होता जा रहा था। एडम का लक्ष्य सरल था, वह एक और कदम आगे बढ़ाने के लिए रेजोनेंस में प्रवेश करना चाहता था। उसे एहसास हुआ कि भले ही उसे अपने आर्टिफैक्ट की तीसरी खूबी मिल जाए, लेकिन वह एक शक्तिशाली हमले में स्टील नाइट को नहीं हरा पाएगा। इसके अलावा उसे कुछ और चाहिए था, और रेजोनेंस एक बेहतरीन विकल्प था। किसी घातक खतरे के अंतर्गत रहना इसकी संभावना को बढ़ाने का सबसे अच्छा तरीका था, लेकिन किसी कारण से एडम को ऐसा महसूस नहीं हुआ कि वह रेजोनेंस में प्रवेश कर सकता है। नहीं, 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 मेरी योजना को कामयाब बनाने के लिए मुझे ये करना ही होगा। स्टील नाइट ने अपनी तलवारें घुमाईं, जिससे एडम की छाती पर लंबे घाव हो गए, जिससे उसे तीव्र पीड़ा होने लगी। एडम ने तुरंत कार्य करना शुरू कर दिया और एक नई योजना के बारे में सोचने लगा। बेवकूफ! अचानक उसके मन में एक आवाज गूंजी जो पहले भी 2 बार गूंज चुकी थी जब वह रेजोनेंस में था। आप जानते हैं कि यह गलत है। केवल एक लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित करके ही आप ऐसा कर सकते हैं। अपने दुश्मन के अलावा किसी और चीज के बारे में न सोचें। उसी समय स्टील नाइट ने एक तेज झटका मारा, जो एडम के दिल को छेदने वाला था। तलवार हवा के बहाव को चीरती हुई एडम की छाती तक पहुंच गई। होश! इससे पहले कि स्टील नाइट कुछ समझ पाता, एडम आगे बढ़ा और स्टील नाइट की बांह पकड़कर उसे अपने ऊपर फेंक दिया। उसकी हरकतें सटीक और सटीक थीं, क्योंकि हिलती हुई तलवार उसके चेहरे के ठीक बगल से गुजरी, जिससे उसके गाल पर एक लंबा घाव हो गया। दरअसल, अब उसका ध्यान सिर्फ एक लक्ष्य पर था, और वह पूरी तरह से रेजोनेंस में डूबा हुआ था। स्टील नाइट तेजी से जमीन से उठकर लड़ने की मुद्रा में आ गया, लेकिन आश्चर्यजनक रूप से एडम ने हमला नहीं किया। तभी स्टील नाइट ने पलटकर देखा कि एडम ने ट्रक का दरवाजा लात मारकर खोला, और उसमें से 3 एक जैसे काले कंटेनर निकाले तथा उन्हें जल्दी से खोल दिया। तीनों कलाकृतियां एडम की ठंडी निगाहों के सामने घूम गईं, जिसने स्टील नाइट को छेद दिया, मानो उसे अपरिहार्य हार के लिए तैयार कर रही हों। स्टील नाइट कुछ करने ही वाला था, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी, क्योंकि एडम ने उन कलाकृतियों को पकड़ लिया और उन्हें अपनी छाती से कसकर लगा लिया। कलाकृतियां चमक उठीं, जैसे उसकी आंखें सफेद चमक में बदल गईं और उसकी छाती में प्रवेश कर गईं, जिससे उसका मन किसी दूसरे स्थान पर चला गया। बैंगनी जीन और 3-0 दुर्लभता स्तर की कलाकृतियां मिथ्या ओब में प्रवेश कर गईं, जिससे वह पहले से कहीं अधिक हिंसक रूप से कांपने लगा। तीसरा गुण, वज्रदंड। सबसे पहले, बिजली ने निष्क्रिय रूप से आपकी सजगता और शरीर में सुधार किया, फिर आपने अपनी गति बढ़ाने के लिए इच्छानुसार आंशिक रूप से इसका उपयोग करना सीखा, इसलिए अब अगले चरण, सृजन का समय है।
किसी भी शत्रु को नष्ट करने के लिए बिजली की ऊर्जा का प्रयोग करें, उसे मुट्ठी भर राख के अलावा कुछ नहीं में बदल दें। कांपना, कांपना, कांपना। जैसे ही बिजली के झटके एडम की उंगलियों से गुजरे, हवा में लहरें उठने लगी और वह बहुत जल्दी ही अत्यधिक सघन हो गई, मोटे प्लाज्मा की तरह। आसमान में ऊपर, स्टील नाइट के ऊपर अव्यवस्थित यादृच्छिक डिस्चार्ज दिखाई दिए। वे तेजी से एक स्थान से दूसरे स्थान पर चले गए, तेज और शक्तिशाली होते गए। मुझे उम्मीद है कि इसके बाद तुम नहीं मरोगे। मेरे पास एक बहुत ही घातक हथियार है, एडम ने कहा और अपनी मुट्ठी भी कस ली। उसी समय एक बहुत बड़ा वज्रपात ध्वनि से भी अधिक गति से स्टील नाइट पर बरसा, जिससे स्टील नाइट के कवच पर उसका प्रचंड ताप फैल गया, जिससे वह बिजली के प्रति संवेदनशील हो गया। किसी भी योग्यता को उसकी पूरी क्षमता तक इस्तेमाल करने के लिए उसे लागू करने के सर्वोत्तम तरीकों को समझने के लिए अभ्यास की आवश्यकता होती है। ये नियम लगभग पूर्ण था। हालांकि जब फैंटम्स को एक नई क्षमता प्राप्त हुई, तो उन्हें तुरंत इस बात का ज्ञान हो गया कि उस क्षमता का उपयोग कैसे किया जाए। इस प्रकार, जब एडम ने अपनी कलाकृति की तीसरी विशेषता को अनलॉक किया, तो एक पल में उसे पता चल गया कि उसे क्या क्षमता मिली है और इसका उपयोग कैसे करना है। ये सांस लेने में सक्षम होने के बराबर था, एक पूरी तरह से प्राकृतिक प्रक्रिया जिसके लिए किसी प्रशिक्षण की आवश्यकता नहीं थी। कांपना, कांपना, कांपना। जैसे ही बिजली ने स्टील नाइट पर अपनी पूरी ताकत झोंकी, बिजली के झटके तुरंत आसमान से जमीन तक फैल गए। सामान्यतः उसका कवच उसकी रक्षा करता था, यहां तक कि समान खतरे के स्तर के प्रतिद्वंद्वी भी शायद ही उसके कवच को नुकसान पहुंचा पाते थे। हालांकि धातु बिजली का एक बड़ा संवाहक था और पिघलने में भी सक्षम था। होश। आखिरी क्षण में स्टील नाइट अपने लिए आवंटित क्षण में केवल अपनी तलवार को ऊपर उठा सकता था तथा अपने हथियार को बिजली की छड़ के रूप में उपयोग करने की कोशिश कर सकता था। बिजली तलवार की नोक की ओर बढ़ी, तुरंत उसे पिघला दिया और उसकी बांह से होते हुए उसके पूरे शरीर से होते हुए उसके पैरों तक पहुंची और जमीन में उतर गई। टपक, टपक, टपक। उच्च तापमान के कारण तलवार के साथ साथ स्टील नाइट का दाहिना हाथ भी पिघल गया और जमीन पर गिर गया, जिससे स्टील नाइट की आधी ताकत खत्म हो गई। गर्मी के कारण उसके कवच का कुछ हिस्सा विकृत हो गया था और उसके सिर और दाहिने कंधे पर दरारें दिखाई देने लगी। ऐसा लग रहा था कि यदि बिजली थोड़ी अधिक तेज होती, तो स्टील नाइट उड़ जाता। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। एडम की सांसें तेज चल रही थीं। थंडर पनिशमेंट का इस्तेमाल नेक्सस के बराबर था, लेकिन अगर नेक्सस ने फैंटम के शरीर पर भारी दबाव डाला, तो थर्ड ट्रेट ने एडम के ऊर्जा भंडार को खत्म कर दिया। वह अभी भी अपने ऑर्डर का इस्तेमाल कर सकता था, लेकिन अगले कुछ घंटों तक थंडर पनिशमेंट को नहीं बुला सकता था। अरे, जैसा कि मैंने अनुमान लगाया था, तुम बच गए। खैर, अगर यह अंत होता तो मैं निराश हो जाता, एडम ने कड़वी मुस्कान के साथ कहा, अपने होश में आने की कोशिश करते हुए। फिर उसने अपनी छाती पर बने लाल रंग के क्रॉस पर नजर डाली। लाल धागे पहले से ही थोड़े ढीले हो चुके थे, क्योंकि 15 मिनट में से 10 मिनट पहले ही बीत चुके थे। एडम के पास जीतने के लिए केवल 300 सेकंड बचे थे, अन्यथा वह यहीं बर्फीले मलबे के बीच हमेशा के लिए रह जाता। कदम, कदम, एक और कदम। स्टील नाइट ने कुछ कदम आगे बढ़ाए और एडम को घूरने लगा। यह अज्ञात था कि राक्षस क्या सोच रहा था, लेकिन उसके हाव भाव से यह स्पष्ट था कि स्टील नाइट ने एडम को कम आंका था। एडम ने गहरी सांस ली और लड़ाई में वापस जाने को तैयार हो गया, लेकिन जैसे ही उसने एक कदम बढ़ाया, स्टील नाइट के कारण वह रुक गया। स्टील नाइट ने अपना हाथ जमीन में दबाया, फिर उसका पूरा शरीर कांप उठा। कंपन इतनी तेजी से हो रहा था कि जल्द ही वे पूरी जमीन पर फैलने लगे। क्या बकवास है, एडम अविश्वास में बुदबुदाया, क्योंकि उसे अपना संतुलन बनाए रखना मुश्किल हो रहा था। बहुत जल्द ही बर्फ की चादर टूटने लगी और क्षतिग्रस्त इमारतें एक एक करके बड़े भूकंप की तरह गिरने लगीं। क्षेत्र बहुत बड़ा नहीं था, फिर भी भूकंप की तीव्रता लगातार बढ़ती गई, एक ऐसे बिंदु तक पहुंच गई जहां जमीन पर बड़ी बड़ी दरारें फैल गईं, जिससे कहीं भी कोई रास्ता नहीं बचा। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। हार्वेस्टर्स और फैंटम युक्त कई क्रिस्टल इन अंतरालों में गिर गए, ठंडी चट्टान ने उन्हें तोड़ दिया और नीचे की ओर बहने वाले रक्त की बूंदों में बदल दिया। कमीने, क्या उसने मुझे नाराज करने के लिए ऐसा किया? नहीं, उसे पता होना चाहिए कि वह मुझे इस तरह से भड़का नहीं सकता, इसके अलावा, वह नैतिकता से पूरी तरह से रहित है। तो इसके पीछे कोई और कारण है, एडम ने मन ही मन कहा, अपना संतुलन बनाए रखने की कोशिश करते हुए। फिर स्टील नाइट ने अपना हाथ बढ़ाया, अपनी तलवार पकड़ी और उसे घुमाया, जिससे एडम पर कंपन की एक लगभग अदृश्य गतिज ब्लेड चल पड़ी। एडम की आंखें चौड़ी हो गईं जब वह अचानक एक तरफ कूद गया। ब्लेड उसके ठीक बगल में उड़ गया, जमीन को चीरता हुआ और उसके चारों ओर की धरती में नए अंतराल पैदा करता हुआ। उसी समय स्टील नाइट तेजी से आगे बढ़ा, तेजी से गैप पर कूदता हुआ, तेजी से अपनी स्थिति बदलता हुआ, यहां वहां जाकर धीरे धीरे एडम को घेरता हुआ। स्टील नाइट ने ऐसा किया कि यह पता नहीं चल पाया कि अगली बार वह कहां से हमला करेगा। मैं समझ गया, उसने अपने लिए एक उपयुक्त युद्ध क्षेत्र तैयार कर लिया है। धिक्कार है, मेरे पास सिर्फ 3 मिनट बचे हैं। वह हमला करेगा या नहीं? होश। स्टील नाइट ने अपनी तलवार घुमाई, एडम पर एक और गतिज ब्लेड चलाया, हालांकि वह धीमा और कमजोर था।
ऐसा लग रहा था कि स्टील नाइट इस क्षमता का अक्सर इस्तेमाल नहीं कर सकता था। एडम ने गतिज ब्लेड को विक्षेपित करने के लिए सुई को घुमाया, लेकिन उसे बहुत देर से एहसास हुआ कि स्टील नाइट गायब हो गया था। एडम की पीठ से खून की एक धार बह निकली। तलवार की तेज धार ने उसके मांस को चीरते हुए एक लंबा घाव बना दिया। आह! एडम दर्द से चिल्लाया, लेकिन जल्दी से अपने होश में आया और स्टील नाइट पर हमला कर दिया। हालांकि स्टील नाइट अब उसके पीछे नहीं था, वह फिर से एडम के चारों ओर तेजी से कूदना जारी रखा, अपने अगले घातक हमले की तैयारी में। भाड़ में जाओ। भले ही वह अपनी क्षमता का एक बार फिर से उपयोग न कर पाए, लेकिन वह निश्चित रूप से मेरा ध्यान भटकाने का कोई तरीका सोचेगा। मैं पीछे से हमले का इंतजार नहीं कर सकता, क्योंकि वह मेरे चारों ओर है, वह हर जगह है। एडम ने खुद से कहा, अपनी मुट्ठियां कसकर भींचते हुए और दांत पीसते हुए। उसे तुरंत एक कार्ययोजना की जरूरत थी। लक्ष्य सरल था, स्टील नाइट का लाभ छीनना, लेकिन कैसे? फिर एडम की आंखों में बिजली का झटका दौड़ गया जब उसे एहसास हुआ कि वह स्टील नाइट के हथियार का इस्तेमाल अपने ही खिलाफ कर सकता है। एडम ने मुस्कुराते हुए छलांग लगाई सबसे बड़ी खाई में। हालांकि नीचे केवल अंधेरा था, लेकिन यह नरक का द्वार नहीं था, बस जमीन में एक दरार थी। दीवार में सुई चुभोने के कारण एडम बीच में ही रुक गया, जहां पैंतरेबाजी के लिए पर्याप्त जगह थी लेकिन बहुत ज्यादा संकरी नहीं थी। उसके पैर गैप के दोनों तरफ थे। स्टील नाइट को यह समझने में अधिक समय नहीं लगा कि उसने एडम के नियमों को स्वीकार कर लिया है और वह भी अंतराल में उतर गया। उसकी तलवार कांपने लगी, लेकिन वह अब गतिज ब्लेड को आगे नहीं बढ़ा सकता था, इसलिए स्टील नाइट अपनी पूरी गति से आगे बढ़ गया। उसने अपनी तलवार से जमीन को चीरा और आदम से टकराने से पहले एक व्यापक गति से आदम पर धूल का एक बादल फेंका। हालांकि तलवार एडम को चोट नहीं पहुंचा सकी, क्योंकि उसे सैकड़ों मजबूत धागों से बुने चांदी के पंजों ने रोक रखा था। एडम ने स्टील नाइट की तलवार को कसकर पकड़ लिया। ब्लेड ने तेजी से धागे को काट दिया, जिससे एडम की बांह पर कट लग गए, लेकिन कुछ देर तक वह इसे सहन कर सका। ठीक है, अब दिन खत्म करने का समय हो गया है ना? मेरे पास केवल 30 सेकंड बचे हैं, मुझे जल्दी करनी है। एडम ने सुई घुमाने से पहले कहा। हालांकि उसने स्टील नाइट के सिर पर नहीं बल्कि उसकी कलाई पर निशाना साधा, जिससे एक पल के लिए उसकी पकड़ ढीली हो गई। यह एडम के लिए स्टील नाइट के हाथ से तलवार छीनने, उसे एक तरफ फेंकने और स्टील नाइट को पकड़ने के लिए पर्याप्त था। एडम ने स्टील नाइट का सिर दीवार से सटा दिया, जबकि उसके दस्ताने के चांदी के पंजे धीरे धीरे क्षतिग्रस्त कवच में धंसते चले गए। मैं ईमानदारी से कहूंगा, यदि मेरे साथी की मदद न होती, तो मैं तुमसे हार जाता, क्योंकि तुम्हारे पास जीतने के लिए केवल 10 सेकंड बचे हैं। एडम ने उदास भाव से कहा और फिर स्टील नाइट का सिर कुचल दिया, उसे कुचल दिया और टुकड़ों में काट दिया। जल्द ही लाल रंग का क्रॉस गायब होने लगा, और अब एडम के पास करने के लिए केवल एक ही काम बचा था, क्राउन मॉन्स्टर के जीन को अवशोषित करना। तकनीकी रूप से ये पहली बार होगा जब पीतल की कठपुतली एडम के लिए शुरुआती राक्षस थी। आदम के जीन महान पुरस्कार की प्रत्याशा में प्रतीक्षा कर रहे थे और कांप रहे थे। बाम! एडम, स्टील नाइट के साथ, दरार से बाहर निकलने वाला अंतिम व्यक्ति था। हाँ, वह राक्षस को नीचे छोड़ सकता था, लेकिन एडम इस क्षण का आनंद लेना चाहता था, जल्दबाजी नहीं करना चाहता था, वह इसका हकदार था। अच्छा, ऐसा लगता है कि मैंने इस बार सभी को बचा लिया, हालांकि ये देखते हुए कि अभी भी लोग हताहत हुए हैं, मैं बहुत संदेहवादी लग रहा हूं, है ना? एडम ने हल्की मुस्कान के साथ चारों ओर देखते हुए कहा। एडम के मन में अच्छे हीरो वाली सनक नहीं थी, जो हर किसी को बचाना चाहता था ताकि दुनिया में केवल अच्छाई और शांति हो। एडम ने स्वयं ये समझा और पहचाना कि उसका जीवन उन लोगों के जीवन से अधिक महत्वपूर्ण था जिन्हें वह उस दिन तक नहीं जानता था। जरूर, अगर उसे क्रिस्टल में हार्वेस्टर्स और फैंटम को बचाने का मौका मिले, तो वह जरूर ऐसा करेगा। हालांकि अगर ऐसा करने में उसकी जान को कोई खतरा हो, तो वह इसके बारे में सोचेगा भी नहीं। उसका जीवन न केवल उसके लिए बल्कि उसके परिवार के लिए भी महत्वपूर्ण था। एडम को हमेशा ये याद रखना था कि ऐसे लोग थे जिनके लिए वह ब्रह्मांड का केंद्र था और उसे खोना प्रलय की शुरुआत जैसा था। इस बीच, जबकि थके हुए एडम ने अपने लिए एक छोटा सा ब्रेक लिया, जंग खाए खंडहरों का पूर्वी क्षेत्र धीरे धीरे सामान्य हो रहा था। मिराज नष्ट हो गया और मुख्य असामान्य राक्षस मर गए। असामान्य समूह तेजी से अपनी ऊर्जा खो रहा था और बिखर रहा था। आमतौर पर ऐसी स्थिति में प्रेत तुरंत केंद्र की ओर भागते, मृग तृष्णा को दूर करने के लिए इनाम पाने के लिए। ये तर्कसंगत और समझने योग्य था, लेकिन एडम के पास कुछ और अधिक मूल्यवान था। खैर, मुझे नहीं पता कि मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि मुझे कुछ असाधारण मिलने वाला है, लेकिन मुझे उम्मीद है कि मेरी सहज बुद्धि मुझे धोखा नहीं दे रही है, अन्यथा मैं निराश हो जाऊंगा। एडम ने अपना हाथ बढ़ाने से पहले बड़ी मुस्कान के साथ कहा। उसकी हथेली के नीचे एक सफेद भंवर प्रकट हुआ और उसी क्षण स्टील नाइट का शरीर कांप उठा। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। अन्य राक्षसों की स्थिति के विपरीत अब चीजें अलग थीं। सामान्यतः एक जीन राक्षस के शरीर से बाहर निकल जाता है, लेकिन अब स्टील नाइट के शरीर से सैकड़ों ऊर्जा धागे निकल रहे थे, जैसे कि सफेद लपटें उसके शरीर को ढक रही हों। तभी
5 बैंगनी जीन बाहर आए और तेजी से रिवॉल्व में उड़ गए, हालांकि उसने इस पर ध्यान भी नहीं दिया क्योंकि उसकी निगाह किसी और चीज पर केंद्रित थी। यह एक सितारा था, चमकीला और भव्य। करीब से देखने पर एडम को एहसास हुआ कि यह भी एक जीन है, लेकिन अधिक जटिल, मानो ये कई अन्य छोटे जीनों से मिलकर बना हो। तारा रिवॉल्व में उड़ गया और एडम ने खुद को इवोल्यूशन ट्री के सामने अपने स्थान पर पाया, जो किसी कारण से थोड़ा कांप रहा था। क्या हो रहा है? क्या पेड़ बढ़ने वाला है? लेकिन क्या मुझे इसके लिए चाबी नहीं जुटानी चाहिए? एडम ने हैरानी से कहा। तभी एक सितारा उसके पास से गुजरा। विचित्र बात यह है कि यह जटिल जीन अन्य सभी जीनों की तरह वॉल्ट में नहीं गया, बल्कि यह एडम के पहले जीन की तरह था, जो सीधे विकास वृक्ष की ओर जा रहा था। जल्द ही तारा अपने लक्ष्य तक पहुंच गया, आरंभिक जीन के ऊपर रुक गया और विकास वृक्ष का हिस्सा बन गया। इसके अलावा तारे ने एक अनोखा आकार भी लिया, एडम के आरंभिक जीन की तरह, जो सिर्फ एक नामहीन रून के बजाय धागे की एक गेंद जैसा दिखता था। तारा एक त्रिभुजाकार ढाल में बदल गया जिसके पीछे दर्पण के गोले में 2 पार की हुई तलवारें थीं। ये जीन आरंभिक जीन से बहुत छोटा था और उतना महत्वपूर्ण नहीं था, लेकिन अब यह एडम की शक्ति का हिस्सा था, उसका खुद का हिस्सा था। आपने स्टील नाइट क्राउन टाइप मॉन्स्टर के जीन को अवशोषित कर लिया है। आपने पावर जीन के लिए सेल खोल दिया। आपको अपना पहला पावर जीन प्राप्त हुआ। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। एडम की आंखें चमक उठी जब उसके सामने ढेर सारे रून प्रकट हुए, जो उसे उसकी नई शक्ति दिखा रहे थे। स्टील नाइट विशेषता इस्पात इच्छा शक्ति। ये है, एडम ने विवरण पढ़ते हुए चकित भाव से कहा। स्टील विल। आपने एक अत्यंत सक्षम राक्षस स्टील नाइट की शक्ति का एक हिस्सा प्राप्त कर लिया है, जिसकी शक्ति के स्तंभों में से एक अनुभव था। अब आप बहुत तेजी से और अधिक कुशलता से सीखेंगे, खासकर यदि आप किसी हथियार के साथ प्रशिक्षण ले रहे हैं। इसके अलावा आप थोड़े मजबूत और तेज हो गए हैं, और आपकी रक्षा भी थोड़ी बढ़ गई है। एडम की आंखें चौड़ी हो गईं, न जाने क्यों वह कुछ ऐसी ही उम्मीद कर रहा था। स्टील नाइट स्पष्ट रूप से उससे अधिक अनुभवी और शारीरिक रूप से श्रेष्ठ था। एडम केवल उसकी क्षमताओं और ज़ेरा के प्रवर्धन के कारण ही जीतने में सक्षम था। हालांकि अब उसे वह मिल रहा था जिसकी उसे कमी महसूस हो रही थी। हाँ, जब मैं पहली बार फैंटम बना तो मैंने सोचा था कि कुछ महीनों में जब मुझे अनुभव हो जाएगा तो मैं सबसे मजबूत लोगों में से एक बन जाऊंगा, छोटे स्तर पर पहुंच जाऊंगा। अरे, डेमियन जैसा कोई व्यक्ति मुझसे वास्तव में कितना मजबूत है? हमारे बीच क्या खाई है? एडम ने गहरी निगाह से सोचा। फिर वह कड़वी मुस्कान के साथ वास्तविक दुनिया में लौट आया। क्रैकल क्रैकल क्रैक। उसके पीछे धातु की खरोंच जैसी आवाज आई। एडम तेजी से घूमा, लेकिन उसे अब और लड़ना नहीं था, वह ज़ेरा थी। अरे, लगता है तुम जीत गए, है ना? ज़ेरा ने स्टील नाइट की लाश पर नजर डालते हुए कहा। एडम ने सिर हिलाया, फिर जमीन से उठकर स्टील की तलवार की ओर बढ़ा, जो कि 2 तलवारों में से एकमात्र तलवार थी, क्योंकि पहली तलवार पिघल चुकी थी। आप इसका इस्तेमाल करने जा रहे हैं? ज़ेरा ने भौहें उठाईं। आपके हाथों में यह अप्रभावी होगा क्योंकि इसका जीन से कोई संबंध नहीं है, आप जानते हैं। जरूर, एडम ने कंधे उचकाए, मुझे हथियार के तौर पर इस तलवार की जरूरत नहीं है, मेरे पास इसके लिए सुई है। ये तलवार मेरे संग्रह में दूसरी वस्तु होगी, एक स्मृति रक्षक के रूप में और मेरे इतिहास में एक महान लड़ाई की याद के स्रोत के रूप में। ज़ेरा की नज़र बदल गई और गहरी हो गई। मैं समझ गया, ये बात सही है। क्राउन टाइप के खिलाफ यह आपकी दूसरी लड़ाई है ना? इसके अलावा आप शायद फिर से जीवन और मृत्यु के बीच की कगार पर थे। ज़ेरा ने बड़बड़ाते हुए कहा। एडम मुस्कुराया। कुछ ऐसा ही। ये तुम्हें अजीब लग सकता है, लेकिन मैं योग्य विरोधियों को याद रखना चाहता हूँ, जिन्होंने मुझे बेहतर बनाया, भले ही वे राक्षस हों। वैसे सिर्फ अपने दुश्मनों को ही नहीं, बल्कि अपने सहयोगियों को भी याद रखना। एडम ने ज़ेरा को देखते हुए कहा, अपनी हथेली को अपनी छाती पर रखते हुए। ज़ेरा की आंखें चौड़ी हो गईं। धन्यवाद, आपके बलिदान के बिना मैं जीत नहीं पाता। मैं मर जाता, और अब मैं यहाँ नहीं, बल्कि स्टील नाइट की जगह पर खड़ा होता। ज़ेरा कुछ देर तक चुप रही, फिर वह संतुष्ट होकर मुस्कुराई। पफट, मैंने अभी अभी शर्त लगाई है, और मैं सही था, हमेशा की तरह। तुम अच्छे हो, मैं इस पर बहस नहीं कर सकता, लेकिन यह मत भूलना कि अकेले तुम अभी स्टील नाइट जैसे किसी को नहीं हरा सकते। ज़ेरा ने इसे दिखाने की कोशिश नहीं की, लेकिन वह खुश थी और एडम के बारे में वास्तव में चिंतित थी। एडम जैसे रिश्तों में अनुभवहीन व्यक्ति को भी यह समझने में कोई परेशानी नहीं हुई। उसने इसे स्वीकार कर लिया और बस थोड़ा मुस्कुराया। खैर, हालांकि इसमें कोई हताहत नहीं हुआ। हम वास्तव में भाग्यशाली हैं कि इतने सारे लोग बच गए, ये देखते हुए कि हम मिराज में सवार थे। एडम ने केवल गहरी सांस ली। ज़ेरा ने अपना सिर हिलाया, फिर वह खिलखिलाकर मुस्कुराई। वैसे अब समय आ गया है कि हम केंद्र पर जाएं। मुझे यकीन है कि आप ये देखकर आश्चर्यचकित हो जाएंगे कि मिराज के बाद क्या बचा है। पुरस्कार और कलाकृतियां हमारा इंतजार कर रही हैं। ज़ेरा ने कहा, इतना दर्द हो रहा था कि उसे अपने खुले घावों से दर्द हो रहा था और उसने अपना पेट पकड़ लिया। हाँ, मुझे आशा है कि आप सही हैं। मुझे कलाकृतियों की आवश्यकता है।
लगभग 10 मिनट के बाद बर्फ काफी हद तक पिघल गई थी और स्कारलेट रिवर स्क्वाड के सभी सदस्य स्वतंत्र हो गए थे। जब उनका ऊपरी शरीर मुक्त हो गया तो फैंटम अपने क्रिस्टल को तोड़ने में सक्षम हो गए, और फिर उन्होंने हार्वेस्टर्स की मदद की क्योंकि वे ऐसा नहीं कर सकते थे। फैंटम की मदद के बिना हार्वेस्टर्स को बर्फ के पूरी तरह पिघलने का इंतजार करना पड़ता। मृग तृष्णा। डार्गो ने गहरी निगाह से बुदबुदाया, हमें इसके बारे में कोई जानकारी नहीं थी। अरे, संभावनाएं बहुत कम थीं, लेकिन फिर भी यह हुआ। ज़ेरा ने सिर हिलाया। ज़ेरा ने जवाब दिया, केवल एडम और मैं ही इस परीक्षण से गुजरने में सफल रहे। सौभाग्य से हम मिराज को नष्ट करने में सफल रहे, हालांकि ऐसा करने के लिए हमें कुछ बलिदान देने पड़े। वह शांत थी, लेकिन अंदर ही अंदर उसे इस बात का अफसोस था कि उन्हें मिराज के बारे में पता नहीं था क्योंकि चीजें अलग हो सकती थीं। यदि अधिक फैंटम, या कम से कम डार्गो और हेजल आ जाते, तो वे चारों आसानी से सभी असामान्य राक्षसों को हरा देते, और यहां तक कि स्टील नाइट भी उनके रास्ते में बाधा नहीं बनता। हमारे कितने लोग हताहत हुए हैं? हेजल ने अपने होंठ काटते हुए पूछा। अगर हम अपनी आधी टुकड़ी को भी बचा लें, तो भी परिस्थितियों को देखते हुए ये चमत्कार ही होगा। ज़ेरा कड़वी मुस्कान के साथ बोली। ठीक है, इस मामले में मेरे पास आपके लिए अच्छी खबर है, अगर इसे ऐसा कहा भी जा सकता है। एडम का धन्यवाद इस तथ्य के लिए कि उसने क्राउन टाइप 1 को हराया। हमने केवल 25% हार्वेस्टर्स और 10% फैंटम खो दिए हैं। हेजल ने गहरी सहमति में सिर हिलाया। अच्छा, ऐसा है। फिर उसने एडम की ओर ध्यान से देखा और उसके आश्चर्य में पड़कर झुक गई। धन्यवाद। मैं शायद संदेहवादी लगूं, लेकिन 25% और 10% 100% खोने से कहीं बेहतर है। मैं आपको न केवल स्कारलेट रिवर स्क्वाड के सदस्यों की जान बचाने के लिए बल्कि इस तथ्य के लिए भी धन्यवाद देता हूं कि अब मैं बोल सकता हूं और सांस ले सकता हूं। मैं मिराज ट्रायल में असफल रहा, और अगर मैं मर जाता तो ये सिर्फ मेरी गलती होती। एड्स बाय पब फ्यूचर। डार्गो ने हेजल की तरफ देखा, थोड़ा सिर हिलाया और वैसा ही किया। वह हेजल जितना शब्दाडंबरपूर्ण तो नहीं था, लेकिन उसकी मुद्रा ने बिना शब्दों के सब कुछ कह दिया। एडम शर्मिंदा था और उसने अपने सिर के पीछे खुजलाया। वह ज़ेरा की ओर मुड़ा, किसी तरह इस अजीब स्थिति को दूर करने के लिए उससे बातचीत शुरू करने की कोशिश कर रहा था। हालांकि ज़ेरा ने भी अपना सिर उठाए बिना नीचे झुककर प्रणाम किया। फिर एडम ने पलटकर फैंटम्स और हार्वेस्टर्स को देखा, वे एक एक करके वैसा ही करने लगे। उनकी जान बचाने के लिए वे एडम को कम से कम मान्यता और सम्मान दे सकते थे। निश्चित रूप से उनमें से कुछ ने आज अपने मित्रों या यहां तक कि अपने परिवार को भी खो दिया था, लेकिन वे जीवित थे, और यह सबसे अच्छी बात थी जो डेडलैंड्स में उनके साथ घटित हो सकती थी। एडम ने कुछ भी कहने की जहमत नहीं उठाई, उसने गंभीर भाव से उनके इरादों को स्वीकार कर लिया और सिर हिला दिया। वह उनकी सच्ची भावनाओं को अस्वीकार नहीं करना चाहता था। थोड़ी देर बाद ज़ेरा ने ऊपर देखा, हेजल और डार्गो ने भी उसका पीछा किया। जल्द ही बाकी सभी सामान्य हो गए। मुझे लगता है कि अब मज़ेदार भाग पर जाने का समय आ गया है ना? ज़ेरा खांसी, फिर उसकी नज़र ऊपर की ओर गई। जहां से मिराज शुरू हुआ था, जहां विसंगति समूह का केंद्र था, वहां अब धुंधली नीली ऊर्जा का एक विशाल गोला था जो धीरे धीरे घूम रहा था जैसे कि अंदर एक तूफान था। जमीन पर एक पत्थर की डिस्क थी, जिसकी 1/3 कोशिकाएं चमक रही थीं, लेकिन ऊर्जा प्राप्त करने के लिए और कोई जगह नहीं थी क्योंकि क्रिस्टल और साथ ही मिराज नष्ट हो गए थे। आगे बढ़ो, तुम्हें ये करना ही होगा। ज़ेरा ने डिस्क की ओर इशारा करते हुए कहा, इसे तोड़ो और मिराज खजाना ले आओ। एडम ने सिर हिलाया, अपनी मुट्ठी कसकर बंद की और उसे डिस्क पर गिरा दिया। स्टील नाइट के साथ लड़ाई के बाद उनमें लगभग कोई ताकत नहीं बची थी, लेकिन फिर भी वह एक मुक्का मार सकते थे। क्रैकल क्रैकल क्रैकल, एड्स बाय पब फ्यूचर। डिस्क टूट गई और वह बिखर गई, जिससे उसकी सारी ऊर्जा निकल गई। उसी क्षण धुंध भरा क्षेत्र कांप उठा और एक क्षण में खुल गया, जिससे जमीन के ऊपर कई कलाकृतियां दिखाई देने लगीं। प्रथम दुर्लभता कलाकृतियों के केंद्र में एक द्वितीय दुर्लभता स्तर था, जो एक ऊर्ध्वाधर पुतली के साथ एक क्रिस्टल नीली आंख के रूप में था। ये देखते हुए कि केंद्र की ओर जाते समय स्कारलेट रिवर स्क्वाड को लगभग 10 शून्य दुर्लभ कलाकृतियां और 0 प्रथम दुर्लभ कलाकृतियां मिली। यह इनाम पूरे विसंगति समूह से लूटे गए सभी सामानों को कवर करने के लिए पर्याप्त था। स्वाभाविक रूप से मुख्य खजाना दूसरी दुर्लभ कलाकृति थी। जबकि पहली दुर्लभता 0 से 10 गुना दुर्लभ थी, दूसरी 100 गुना दुर्लभ थी। हालांकि ये सही संख्याएं नहीं थीं, क्योंकि हर विसंगति में प्रथम या द्वितीय दुर्लभता वाली कलाकृति नहीं हो सकती थी। विसंगति या तो काफी बड़ी होनी चाहिए या फिर खतरनाक क्षेत्र में होनी चाहिए। खैर, कभी कभी वाकई बहुत भाग्यशाली हो सकते थे, लेकिन ये दुर्लभ था। एडम, तुम इसे लेना चाहते हो? ज़ेरा ने द्वितीय दुर्लभ कलाकृति को देखते हुए बुदबुदाया। नहीं, एडम ने तीखी प्रतिक्रिया दी। एडम को नहीं पता था कि यह कलाकृति क्या करने में सक्षम है और वह इसे जोखिम में डालने के लिए तैयार नहीं था। उसकी कलाकृति फाल्स और में पहले से ही 3 विशेषताएं अनलॉक थीं, ये सीमा नहीं थी। वह अपनी कलाकृति को और विकसित कर सकता था और विशेषताओं से आगे जा सकता था। ज़ेरा ने सिर हिलाया। उसने दूर से लड़ाई देखी थी और उसे एहसास हुआ कि एडम के लिए अपनी कलाकृति बदलना समझदारी नहीं थी।
उसे अपनी कलाकृति में सुधार करना था, जो उसका हथियार था और उसकी शक्ति का हिस्सा था जिसका वह इस्तेमाल करता था। प्रेत कभी कभी अपनी कलाकृतियां बदल लेते थे, लेकिन कई लोग ऐसा नहीं करना पसंद करते थे, क्योंकि यह उस हथियार को खोने जैसा था जिसे आप लंबे समय से इस्तेमाल कर रहे थे, और फिर उसे किसी नई चीज से बदलना, ये निश्चित नहीं कि नया हथियार पुराने से बेहतर होगा या नहीं। आखिरकार, अनुभव एक अमूल्य संसाधन था, क्योंकि इसे अर्जित करने के लिए आपको एक और अमूल्य संसाधन समय खर्च करना पड़ा। ऐसी स्थिति में, आपको प्रथम दुर्लभता स्तर की कलाकृतियां ले लेनी चाहिए, यह एक अच्छा विनिमय होगा। ज़ेरा ने सुझाव दिया। जरूर, मैं बिल्कुल यही करने वाला था। यह मेरी पहली मिराज थी और उम्मीद है कि मुझे जल्द ही इस तरह की किसी चीज का सामना नहीं करना पड़ेगा। एडम ने गहरी नजर से देखा। उन्हें कई पुरस्कार मिले थे, जिनमें युद्ध के अनुभव से लेकर पॉवजीन के साथ कलाकृतियां शामिल थीं। हालांकि, यह कोई आसान काम नहीं था, बल्कि एक खतरनाक मिशन था, क्योंकि डेडलैंड्स में हमेशा मौजूद मौत से कोई भी सुरक्षित नहीं था। ताली बजाओ। ज़ेरा ने अपने दोनों हाथ ताली बजाकर अपनी ओर ध्यान आकर्षित किया। ठीक है, मदद जल्द ही आ जाएगी, लेकिन तब तक हमें मिशन विभाग के लिए सभी कलाकृतियां और राक्षस भाग लाने होंगे। चलो चलें, हमारे पास ज्यादा समय नहीं है। अब समय है कि तुम काम पर लग जाओ। हाँ, स्कारलेट रिवर स्क्वाड के सदस्यों ने एक साथ उत्तर दिया। विसंगति क्लस्टर क्षेत्र में फैल गए। कलाकृतियां, चाहे शून्य या प्रथम दुर्लभता स्तर की हों, किसी के द्वारा उन्हें एकत्रित किए जाने की प्रतीक्षा कर रही थी, और स्कारलेट रिवर स्क्वाड के पास इसके लिए पर्याप्त कंटेनर थे। इस बीच, एडम एक तरफ हट गया, एक ठंडे लोहे के ब्लॉक पर बैठ गया, और एक गहरी सांस के साथ अपनी आंखें बंद कर लीं। उसने युद्ध के दौरान एक क्षण के लिए इसे देखा था, लेकिन उस समय उसका सारा ध्यान कलाकृति के बजाय स्टील नाइट पर केंद्रित था। झूठी ओब। पहला गुण, बिजली जैसी सजगता। दूसरा गुण, बिजली कदम। तीसरा गुण, वज्रदंड। विशेषताओं की अधिकतम संख्या पहुंच गई है। आगे की विशेषताएं प्राप्त करने के लिए आपको कलाकृति को द्वितीय दुर्लभता स्तर तक विकसित करना होगा। आवश्यक 1 10 बैंगनी खतरा स्तर जीन। 2 10 किसी भी शून्य दुर्लभ कलाकृतियां। 3 एक उपयुक्त तत्व का सार। जल्द ही, रस्टी रूइंस में सैन्य हेलीकॉप्टर आ गए, उन्होंने घायलों को ले लिया और स्कारलेट रिवर स्क्वाड के ट्रकों को वापस गढ़ में पहुंचा दिया। सब कुछ सुचारू रूप से और चुपचाप चल रहा था, क्योंकि एक लड़ाकू विमान सेकंड रैंक फैंटम के साथ उनके ऊपर मंडरा रहा था। इस प्रेत की शक्ति किसी भी राक्षस को उस क्षेत्र में आने से रोकने के लिए पर्याप्त थी। प्रेत की आभा ने राक्षसों को दबा दिया, उन्हें एक शीर्ष शिकारी की तरह भयभीत कर दिया, जिसके लिए बाकी सभी सिर्फ शिकार थे। जाहिर है, ये डेमियन नहीं है, मुझे यकीन है कि वह दिखावा करने और किसी तरह का शो करने का अवसर नहीं छोड़ेगा। एडम ने लड़ाकू विमान की ओर देखते हुए सोचा, जबकि हेजल ड्राइवर की सीट पर बैठी थी। ज़ेरा बहुत थकी हुई और घायल थी, लेकिन उसने हेलीकॉप्टर में चढ़ने से इनकार कर दिया। उसने एडम और हेजल के करीब रहने के लिए अपने ट्रक में पीछे की सीट चुनी। जल्द ही, जब वे गढ़ की दीवारों के पास पहुंचे, तो लड़ाकू विमान ने उन्हें छोड़ दिया और तीव्र गति से उत्तर की ओर बढ़ गया, जंग लगे खंडहरों से बहुत दूर। एडम ने घबराकर कहा, क्योंकि इसका केवल एक ही मतलब हो सकता था। द्वितीय श्रेणी के प्रेत को अभी अभी एक जरूरी मिशन मिला था और खतरे से छुटकारा पाने के लिए उसे कुछ राक्षसों को नष्ट करना था। तभी एडम को प्राइम स्टोन गोलियथ याद आया, युद्ध में उसका पहला मजबूत प्रतिद्वंद्वी, जिसके साथ वह लगभग मर ही गया था। अब प्राइम स्टोन गोलियथ उसके लिए एक आसान प्रतिद्वंद्वी होगा, उसके चांदी के पंजे का एक झटका ही जीतने के लिए पर्याप्त होगा। प्राइम स्टोन गोलियथ और स्टील नाइट के बीच शक्ति में एक सच्ची खाई थी, लेकिन एडम केवल लॉक के सामने आने पर ही इसे पार कर सकता था। सेकंड सकल तक पहुंचने और सेकंड रैंक फैंटम बनने से पहले अभी भी कई चरण बाकी थे। एडम को केवल एक ही बात पर आश्चर्य हुआ, द्वितीय श्रेणी के प्रेत का लक्ष्य कितना खतरनाक राक्षस था। इसके बारे में सोचते ही उसे हल्की सी सिहरन हुई, लेकिन साथ ही उत्सुकता भी हुई, क्योंकि उसने इसमें और अधिक मजबूत बनने की क्षमता और अवसर देखा। उनके दस्ते को अंदर जाने के लिए विशाल द्वार खोला गया। गढ़ की ऊंची दीवारें हर निवासी और प्रेत के लिए शारीरिक और नैतिक दोनों तरह से सहारा थीं। वे सुरक्षा और शक्ति का संचार करती थीं, कुछ ऐसा जिसकी इस दुनिया में बहुत जरूरत थी। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। हजारों सैन्यकर्मी दीवारों पर गश्त करते थे और आसपास के वातावरण पर नजर रखते थे। निश्चित रूप से, उनके हाथों में मौजूद मशीनगनें राक्षसों के खिलाफ बेकार थीं, लेकिन कोई भी उनका उपयोग नहीं करने वाला था, क्योंकि दीवारों पर अधिक शक्तिशाली हथियार थे, लेजर तोपों के साथ विशाल बुर्ज। वास्तव में, ये बुर्ज, अन्य हथियारों के विपरीत, सफेद या यहां तक कि हरे खतरे स्तर के राक्षसों को भी नुकसान पहुंचाने में सक्षम थे। हालांकि, इन बुर्जों का उपयोग केवल दीवारों पर ही किया जा सकता था, क्योंकि वे गढ़ से भारी मात्रा में ऊर्जा का उपयोग करते थे। यह एक लंबा मिशन था। यह अंततः समाप्त हो गया। हेजल ने गहरी सांस ली जब वे गढ़ के अंदर एक रुकने वाले स्थान पर पहुंचे। फिर, उसने अन्य ट्रकों की ओर देखा। फैंटम और हार्वेस्टर्स उनमें से बाहर निकल चुके थे, वे अंततः राहत की सांस लेने में सक्षम थे। अरे, मुझे खाली सीटों को भरने के लिए फिर से फैंटम्स और हार्वेस्टर्स की तलाश करनी पड़ेगी। मुझे ऐसा करने से बहुत नफरत है। लानत है।
हेजल ने गुस्से से चिल्लाते हुए अपने हाथों को पहिए पर पटकते हुए कहा। एडम ने असमंजस में अपनी भौं उठाई। हेजल ने इस पर ध्यान दिया और बताया, आज जो लोग मारे गए, मैं उन्हें और हमारे दस्ते के अन्य सदस्यों को हमेशा याद रखूंगी, लेकिन जीवन मिशन की तरह ही चलता रहता है। राक्षसों को और अधिक मार गिराने के लिए कर्मचारियों वाले दस्ते की आवश्यकता होती है, इसलिए मैं भी कई अन्य लोगों की तरह ऐसा करने के लिए बाध्य हूं। और तुमने ऐसा पहले कितनी बार किया है? तुम्हें कितनी बार नए साथी ढूंढने पड़े हैं? हेजल ने अपना सिर हिलाया। इन 3 महीनों में ये चौथी बार है, लेकिन ये सबसे गंभीर मामला है। एक टीम का कप्तान होना बहुत कठिन हो सकता है, आप जानते हैं। एडम ने हल्का सा सिर हिलाया। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। उन्होंने इसके बारे में पहले कभी नहीं सोचा था, क्योंकि आज पहली बार वह इतनी बड़ी टीम के साथ काम कर रहे थे। कप्तानों को न केवल दूसरों के लिए नेता बनना पड़ता था, बल्कि उन्हें हताहतों की संख्या भी उठानी पड़ती थी और उनकी जगह नए लोगों को लाना पड़ता था, क्योंकि वे पहले से ही मृत सहयोगियों को नाराज न करने के लिए अपने जीवित सहयोगियों को खतरे में नहीं डाल सकते थे। तुम क्या करने की योजना बना रही हो? हेजल ने पहिए पर लेटे हुए चेहरे पर थकावट के भाव के साथ पूछा। ठीक है, मैं पहले थोड़ा आराम कर लूंगा। यह एक कठिन दिन रहा है। एडम ने ट्रक से बाहर निकलने के लिए तैयार होते हुए आह भरी। रुको, हेजल ने जल्दी से कहा और अपनी एनईपी खोली। बीप। एडम को एक संदेश मिला, जिसमें द्वितीय वलय में किसी स्थान का पता था। ये हमारे दस्ते का पसंदीदा बार है, जहां हम मिशन पूरा करने के बाद हमेशा इकट्ठा होते हैं, कभी जश्न मनाने के लिए, कभी शोक मनाने के लिए। हेजल ने बताया। एडम ने संदेश पर क्लिक किया और तुरंत ही उसे बार का चित्र सहित एक नक्शा दिखाई दिया। ब्लैक शेल, अच्छा लगता है। हाँ, बिल्कुल, यह मेरी पसंद थी, मेरी पसंद बहुत अच्छी है। हाँ, और तुम में खुद की तारीफ करने की इच्छा भी कम नहीं है। एडम मुस्कुराया। हेजल ने भौहें सिकोड़ी। बस कल शाम 7 बजे आ जाओ, बस इतना ही। हेजल ने थोड़ा चिढ़कर अपना हाथ हिलाया। एडम ने चेहरे पर हल्की मुस्कान के साथ सिर हिलाया। और हेजल ने बड़बड़ाते हुए कहा, हमें आपके साथ फिर से काम करने में हमेशा खुशी होगी। मुझे यकीन है कि ज़ेरा आपको युद्ध के मैदान में देखना पसंद करेगी। शायद ऐसा होगा। एडम के मुंह के कोने ऊपर की ओर उठे और वह आगे बढ़ गया। जैसे ही वह कुछ कदम आगे बढ़ा, उसे दूरी पर कोई दिखाई दिया जिसकी आवाज हमेशा उसके साथ थी, लेकिन इस मिशन पर नहीं। सिल्वाना एक ऊंची सफेद इमारत के पास खड़ी होकर एडम को गौर से देख रही थी, उसकी दोनों बाहें छाती पर रखी हुई थीं। अरे! एडम ने अपना हाथ हिलाया और चेहरे पर प्रसन्नता के भाव के साथ सिल्वाना की ओर दौड़ा। अपने ऑपरेटर से संपर्क खोना हमेशा परेशान करने वाला होता था, क्योंकि फैंटम केवल अपने आप और अपनी सहज प्रवृत्ति के साथ अकेला रह जाता था, पूरी तरह से दुनिया से कटा हुआ। तुमने हेलीकॉप्टर लेने से मना क्यों किया? सिल्वाना ने अपनी आंखें सिकोड़ते हुए सख्ती से पूछा। बिना जांच किए भी मैं बता सकती हूं कि तुम बुरी तरह घायल हो। मुझे अभी तक पूरा डेटा नहीं मिला है, लेकिन मेरे पास जो जानकारी है, उससे मुझे पता है कि तुम मिराज में सवार हो गए थे। एडम मुस्कुराया और उसने अपने अंगूठे से अपनी छाती पर प्रहार किया। मैं जीत गया, और मैं अपने पैरों पर खड़ा हो सकता हूं, तो क्यों न ऐसा करूं और मृत भूमि के दृश्य का आनंद लूं। सिल्वाना ने आह भरी। अरे, क्या तुम्हें मेरी चिंता नहीं थी? एडम मुस्कुराया। मैं इतनी चिंतित थी कि मैंने ऐसा किया। सिल्वाना ने अपने हाथ ऊपर उठाते हुए कहा। उसके काले मैनिक्योर किए हुए नाखून किनारों पर चबाए हुए थे और उसके अंगूठे पर काटने के निशान दिखाई दे रहे थे। जाहिर है, सिल्वाना को तब तक चैन नहीं मिला जब तक उसे सैन्य हेलीकॉप्टरों से संकेत नहीं मिला। मैं समझ गया। खैर, मुझे लगता है कि अब समय आ गया है कि मैं तुम्हें बता दूं कि क्या हुआ था। इससे मुझे भी सब कुछ बेहतर तरीके से समझ में आ जाएगा। इसके अलावा, मेरे पास तुम्हारे लिए कुछ सवाल हैं। एडम ने समझदारी से सिर हिलाया। एडम, सारी बातें बाद में। पहले, तुम्हें मेडिकल जांच से गुजरना होगा। जेना अब तुम्हारा स्वागत करने के लिए तैयार है। सिल्वाना ने हाथ हिलाते हुए कहा। हमेशा शांत और ठंडी रहने वाली वह भी अपनी भावनाओं को रोक नहीं पाई। ठीक है, लेकिन पहले मैं जानना चाहता हूं कि सार क्या है। यह मेरे आर्टिफैक्ट को विकसित करने के लिए जरूरी है। इसके बिना मैं आगे नहीं बढ़ पाऊंगा। यह एक आदेश है, एडम ने संयम से कहा। उसके आखिरी शब्द सिल्वाना को चुप कराने के लिए काफी थे। उसे एहसास हुआ कि अपनी बात मनवाने का सबसे अच्छा विकल्प एडम के सवाल का जवाब देना था। मैंने सुना है कि विसंगति समूह में द्वितीय दुर्लभता स्तर की कलाकृति थी। आपने इसे न लेने का निर्णय लिया, है न? सिल्वाना ने एडम के उपचार की शुरुआत में देरी न करने की कोशिश करते हुए जल्दी से पूछा। एडम ने सिर हिलाया। अच्छा, ज्यादातर मामलों में, एक नई कलाकृति के साथ शुरू करने के बजाय अपनी कलाकृति को विकसित करते रहना बेहतर होता है। वैसे भी, सार एक कलाकृति के विकास के लिए सबसे महत्वपूर्ण घटक है, हालांकि, मुझे लगता है कि आप पहले से ही यह समझते हैं। सिल्वाना ने गंभीरता से कहा। एडम ने केवल एक बार फिर सिर हिलाया, वह ये जानना चाहता था कि सार कहां से प्राप्त किया जा सकता है। सार को जीन की तरह ही प्राप्त किया जाता है, रिवॉल्व के माध्यम से।
हालांकि सार प्राप्त करने के लिए आपको एक विशेष प्रकार के राक्षस को मारना होगा। सार प्रकार। एडम की आंखें चौड़ी हो गईं क्योंकि उसके अंदर युद्ध की ज्वालाएं भड़क उठीं। किसी कारण से वह तुरंत इस तरह के राक्षस से लड़ना चाहता था, भले ही वह नाम के अलावा उनके बारे में कुछ भी नहीं जानता था। सार प्रकार। वे कितने मजबूत हैं? क्या वे प्राइम प्रकार से अधिक शक्तिशाली हैं? क्या वे क्राउन प्रकार से अधिक खतरनाक हैं? सिल्वाना ने गहरी सांस ली। इस प्रश्न का उत्तर देना कठिन है, क्योंकि प्रत्येक प्रकार की अपनी विशिष्ट विशेषताएं होती हैं। प्राइम टाइप अपनी प्रजाति में सबसे शक्तिशाली होते हैं। क्राउन टाइप वे लड़ाके होते हैं जो सैकड़ों लड़ाइयों में जीवित बचे रहते हैं। वे हत्या करने की उत्तम मशीन होते हैं। एसेंस टाइप ने अधिकांश फैंटमों के समान ही कार्य किया है, नए लोगों को छोड़कर। आप किस बारे में बात कर रहे हैं? एडम ने जिज्ञासा से अपनी भौहें उठाईं। सिल्वाना ने उसकी ओर इशारा किया। सार राक्षसों ने आपकी तरह ही कलाकृति को अवशोषित कर लिया। एडम की आंखें चौड़ी हो गईं। प्रत्येक विसंगति में विशेष राक्षस थे जिन्हें विसंगति से तत्व का हिस्सा प्राप्त हुआ और वे असामान्य बन गए। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। हालांकि राक्षसों ने कलाकृतियों को अवशोषित नहीं किया, क्योंकि कलाकृति विसंगति का केंद्र थी और उसने अपने रक्षकों को मजबूत बनाने के लिए अपनी ऊर्जा जारी की। सार राक्षस इतने शक्तिशाली थे कि कलाकृति की ऊर्जा उन्हें चीर नहीं सकी। इसके अलावा उनके मामले में केवल शरीर की ताकत और दृढ़ता ही पर्याप्त नहीं थी। सार राक्षसों जैसे राक्षसों का ऊर्जा पर जन्मजात नियंत्रण होता है, इसलिए वे सहज रूप से जानते हैं कि कलाकृति को कैसे वश में करना है और यदि आवश्यक हो तो उसका उपयोग कैसे करना है। सिल्वाना ने आगे कहा, कलाकृति शीघ्र ही राक्षस के साथ एक हो जाती है, फिर एक विशिष्ट तत्व के साथ ऊर्जा के शुद्ध केंद्र में बदल जाती है, जिसे हम सार कहते हैं। एडम ने गहरी सहमति में सिर हिलाया। मैं समझता हूं। मैं जितना मजबूत होता जाऊंगा, प्रगति करना उतना ही कठिन होता जाएगा। खैर, मुझे लगता है कि यह उचित ही है, क्योंकि ताकत आसानी से हासिल नहीं की जा सकती। एडम ने अपनी मुट्ठियां कसते हुए कहा। सिल्वाना ने आह भरी। मेरे पास कहने को और कुछ नहीं है। मैं आपको बाद में और अधिक जानकारी दूंगा। मैंने आपको मूल बातें बता दी हैं। क्या हम अंततः आपके स्वास्थ्य पर काम कर सकते हैं? जरूर। एडम ने बड़ी जम्हाई ली। ये काफी है। बम बम बम। एडम बेहोश होकर जमीन पर गिर पड़ा। एडम, सिल्वाना ने उसे पकड़ते हुए जल्दी से कहा। सिल्वाना झेंप गया। स्कारलेट रिवर स्क्वाड पहले ही तितर बितर हो चुका था और उसे किसी तरह एडम को जेना तक पहुंचाना था। बेशक वह कार बुला सकती थी, लेकिन सबसे नजदीकी सड़क कुछ गलियों की दूरी पर थी। इसके अलावा एडम की पीठ पर स्टील नाइट की तलवार थी। उसे इसका एहसास नहीं हुआ, लेकिन तलवार का वजन कई दर्जन किलोग्राम था, इसलिए सिल्वाना के लिए कुल वजन असहनीय था। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। अरे, मैं भी इसके लिए तैयार नहीं थी, क्योंकि आपको हर काम समय पर करना होता है और अपने ऑपरेटर की बात सुननी होती है। सिल्वाना ने मन ही मन शिकायत की और सोचने लगी कि क्या किया जाए। तभी चौड़े कंधों वाली एक लंबी छाया उसके ऊपर आ गिरी। सिल्वाना ने अपना सिर उठाया और उसकी आंखें बड़ी हो गईं। क्या तुम्हें मदद चाहिए? डार्गो ने अपनी बाहें छाती पर रखकर पूछा। यह एक अलंकारिक प्रश्न है, तुम्हें उत्तर देने की आवश्यकता नहीं है। इससे पहले कि सिल्वाना कुछ कह पाती, डार्गो ने एडम को उठाया और आगे बढ़ गया। धन्यवाद, सिल्वाना ने संक्षेप में कहा। डार्गो ने कंधे उचका दिए। इस मिशन पर वह स्कारलेट रिवर स्क्वाड का सदस्य बन गया, इसलिए कप्तान के रूप में यह मेरा कर्तव्य है कि मैं सभी का ध्यान रखूं। सिल्वाना ने समझदारी से सिर हिलाया। जल्द ही वे सड़क पर पहुंच गए। एक कार जल्द ही आने वाली थी, इसलिए डार्गो और सिल्वाना वहीं इंतजार करने लगे। वहां से गुजरने वाले गढ़ निवासियों में से कुछ विभाग के कर्मचारी थे और कुछ नियमित वेटर या कार्यालय क्लर्क थे, लेकिन उन सभी ने एडम के घावों को देखा, विशेष रूप से उसकी पीठ पर हुए बड़े घाव को, और सम्मान में गहरी गर्दन हिलाई। डार्गो और सिल्वाना ने किसी भी तरह से प्रतिक्रिया नहीं की, क्योंकि गढ़ की रक्षा करना और इस प्रकार इसके निवासियों की रक्षा करना फैंटम्स का कर्तव्य था। ऑपरेटर, डार्गो ने शांति से सिल्वाना को उसके नाम से नहीं बल्कि उसकी स्थिति से संबोधित करते हुए कहा, आप भाग्यशाली हैं कि आपके पास एडम जैसा सक्षम फैंटम है। आपको ये सुनिश्चित करना होगा कि वह जितना संभव हो उतना ऊपर चढ़ सके और भविष्य में हमारे गढ़ की मुख्य ताकतों में से एक बन सके। जरूर, सिल्वाना ने चमकती आंखों से तुरंत जवाब दिया। यह मेरा कर्तव्य है, और मैं अपने सबसे अजीब सपने को भी सच करने के लिए अपनी पूरी शक्ति से काम करूंगी। अच्छा, डार्गो ने स्वीकृति में सिर हिलाया। तभी एक काली कार उनके सामने आकर रुकी। अगले कुछ घंटों तक जेना ने एडम को जल्द से जल्द ठीक करने के लिए हर संभव कोशिश की। जितनी जल्दी वह उसके घावों और संभावित निशानों से छुटकारा पा लेगी, उसकी हालत उतनी ही बेहतर होगी। इस समय एडम का मन अपने अंतरिक्ष में भटक रहा था। एवोल्यूशन ट्री ने एक शांत, सफेद रोशनी उत्सर्जित की जिसका शांत प्रभाव था। उसकी नज़र उसके नेक्सस पर गई। दस्ताने शून्य के बीच मंडरा रहे थे। एडम मुस्कुराया। कलाकृति विकसित करने के अलावा यह आखिरी तरीका था जिससे वह और भी अधिक मजबूत बन सकता था।
जेरा ने जो किया वह निश्चित रूप से उसके नेक्सस की एक क्षमता थी, ये वास्तव में शक्तिशाली था और जाहिर है, ये पहला गुण नहीं था बल्कि दूसरा गुण था। हाँ, मुझे आश्चर्य है कि जब मैं जीन प्राप्त करूंगा तो मुझे क्या मिलेगा। मेरे पास ज्यादा कुछ नहीं बचा है। फिर एडम ने अपनी आंखें बंद कर लीं और शारीरिक और मानसिक दोनों रूप से पूरी तरह से नींद में सो गया। डॉट 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 जेना, तुमने हमेशा की तरह शानदार काम किया। एडम ने अपने हाथों की ओर देखते हुए उत्साह से कहा। जेना ने अपने बाल ठीक करते हुए मुस्कुराते हुए कहा, मुझे खुशी है कि तुम्हें ये पसंद आया। मैंने कोशिश की थी। एडम, जेना और सिल्वाना थर्ड रिंग की सड़कों पर चलते हुए कॉफी पीते रहे, जब भी लोग उनके पास से गुजरते थे। कॉफी किसी तनावपूर्ण स्थिति से उबरने के लिए सबसे बढ़िया पेय है, खासकर तब जब कोई इस मुश्किल समय को साथ में बिता रहा हो। हमें मेरे घर पर रुकना चाहिए, सिल्वाना ने अचानक कहा, कॉफी का खाली कप कूड़ेदान में फेंक दिया। जेना और एडम के विपरीत, ये पहले से ही उसका तीसरा था। हम क्यों? एडम ने भौहें उठाईं। सिल्वाना ने अपने फोन पर नजर डाली और कहा, जेरा क्राइन ने लूट का तुम्हारा हिस्सा मुझे दे दिया है। मैंने तय किया कि यह सबसे अच्छा होगा अगर कलाकृतियां तुम्हारे परिवार के पास न हों। मैं समझ गया। एडम ने सिर हिलाया। वैसे, मुझे लगता है कि अब समय आ गया है कि आप एक स्टोरेज यूनिट पर नजर डालें। सिल्वाना ने सुझाव दिया, जैसे जैसे समय बीतता जाएगा, आपके पास ज्यादा से ज्यादा कलाकृतियां होंगी, शायद राक्षसों के अंग या सिर्फ दुर्लभ वस्तुएं। ये सब कहीं न कहीं संग्रहित करने की जरूरत है, और घर निश्चित रूप से सबसे अच्छी जगह नहीं है। भंडारण। एडम ने स्टील नाइट की तलवार और पीतल की कठपुतली के इंजन को याद करते हुए कहा, हाँ, यह एक अच्छा विचार है, लेकिन पहले कलाकृतियां। जरूर, सिल्वाना मुस्कुराई। एडम को अभी तक नहीं पता था कि जेरा ने मिशन के इनाम का कितना बड़ा हिस्सा उसे देने का फैसला किया था। हालांकि, ये पूरी टीम का फैसला था और पूरी तरह से इसके लायक था क्योंकि उसके बिना कोई भी घर वापस नहीं लौट सकता था। सूरज क्षितिज रेखा के करीब पहुंच रहा था और सूर्यास्त की ओर बढ़ रहा था, तभी एडम, जेना और सिल्वाना के घर के पास पहुंचे। अंदर एक बड़ी चांदी की संदूकची थी, जिस पर इलेक्ट्रॉनिक लॉक लगा हुआ था। ओह, तो यह ऐसे ही काम करता है, एडम ने बड़बड़ाते हुए कहा। यह पहली बार था जब उसे किसी मिशन के लिए क्रेडिट के अलावा किसी और चीज से पुरस्कृत किया गया था। पैसे के विपरीत, कलाकृतियों को कोड में केवल संख्याओं में नहीं बदला जा सकता था, उन्हें कहीं और किसी चीज में संग्रहित करने के साथ साथ स्थानांतरित भी करना पड़ता था। सिल्वाना ने सिर हिलाया। ईमानदारी से कहूं तो, मुझे जेरा से इतनी उदारता की उम्मीद नहीं थी। हालांकि, ये देखते हुए कि आपने सचमुच उन्हें बचाया है, ये समझ में आता है। आखिरकार, आपने अकेले ही पूरे स्कारलेट रिवर स्क्वाड से ज्यादा किया है, इसलिए आपका हिस्सा प्रभावशाली है। सिल्वाना ने कोड दर्ज करने से पहले कहा। क्रैकल। संदूक खुला तो उसमें दो भाग निकले, एक बड़ा भाग पूरे संदूक का 95% हिस्सा घेरे हुए था, तथा दूसरा छोटा भाग जिसमें केवल एक वस्तु थी, एक फ्लैश ड्राइव। सबसे दिलचस्प भाग, कलाकृतियों पर जाने से पहले एडम ने ये जांचने का फैसला किया कि इस मिशन के लिए उसे कितना पैसा मिला। आखिरकार, स्कारलेट रिवर स्क्वाड में कई सदस्य थे और उनमें से प्रत्येक को एक हिस्सा मिलना था, इसलिए इनाम बहुत बड़ा नहीं हो सकता था। सिल्वाना चुप रही, एडम की प्रतिक्रिया की प्रतीक्षा करती रही, जल्द ही उसे वह मिल गया जो वह चाहती थी। हे भगवान, एडम ने 5 अंकों वाली संख्या को देखते हुए कहा, एक मिशन के लिए 30,000 क्रेडिट। बिल्कुल हाँ, मैं अपने लक्ष्य के एक कदम करीब हूँ। जेना और सिल्वाना ने एक दूसरे को देखा, उनके चेहरों पर हल्की मुस्कान दिखाई दी। उन्हें एडम की खुशी देखकर वाकई बहुत अच्छा लगा, जो पूरी तरह से उसके लायक थी और जिसे उसने खून से कमाया था। ये केक स्क्वाड के लिए एक क्लस्टर मिशन था, इसलिए इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है। निश्चित रूप से, अन्य फैंटम और विशेष रूप से हार्वेस्टर्स को कम मिला, लेकिन क्लस्टर मिशन हमेशा बहुत लाभदायक होते हैं। हालांकि, क्लस्टर मिशन का मुख्य मूल्य पैसा नहीं है, ये कलाकृतियां हैं। हाँ, तुम सही कह रहे हो, अब मुझे कलाकृतियों के न होने की चिंता नहीं करनी पड़ेगी। कम से कम अस्थायी तौर पर तो। एडम ने मुस्कुराते हुए संदूक को घूरा। एड्स बाय पब फ्यूचर। अंदर 10 फर्स्ट रेरिटी आर्टिफैक्ट और 10 जीरो रेरिटी आर्टिफैक्ट थे। यह एडम के लिए भविष्य में अपने आर्टिफैक्ट को विकसित करने और एक कुंजी बनाने या बल्कि 3 घटकों में से एक बनाने के लिए पर्याप्त था। अरे, ईमानदारी से बताओ, क्या तुमने जेरा से सलाह ली है? इनाम मेरी जरूरत के हिसाब से बहुत बढ़िया है। एडम ने सिल्वाना पर एक नजर डाली। सिल्वाना ने दूसरी ओर देखा। शायद सिर्फ थोड़ा सा। एडम मुस्कुराया। ठीक है, अब क्या हम स्टोरेज की ओर चलें? एडम ने अपने हाथों से धूल झाड़ते हुए पूछा। वैसे, जेना ने अपने होठों को छूते हुए कहा, भंडारण एक सशुल्क सेवा है ना? एडम का चेहरा पीला पड़ गया। उसने इस बारे में बिल्कुल नहीं सोचा था। ऐसा नहीं था कि वह पैसे देने को तैयार नहीं था, लेकिन उसे अतिरिक्त खर्च की जरूरत नहीं थी। आखिरकार, उसे ट्रिसी की ट्रेनिंग के लिए कुछ लाख रुपए जुटाने थे। चिंता मत करो, एक मध्यम आकार का गोदाम पहले तुम्हारे लिए पर्याप्त होगा। इसकी लागत प्रति माह 500 क्रेडिट होगी, एक साल में ये केवल 6000 क्रेडिट होगी, जो कि इस मिशन से अर्जित की गई राशि का केवल 20% है। सिल्वाना ने शांति से समझाया।
एडम ने भौहें सिकोड़ी। 500 क्रेडिट। मेरा मतलब लालची लगने से नहीं है, लेकिन मेरा घर जहां मेरा पूरा परिवार रहता है, उसकी कीमत 1.100 है, और यह एक पूरा 2 मंजिला घर है जिसमें एक बगीचा भी है। एडम ने अपना हाथ हिलाया। उसे समझ में नहीं आया कि एक साधारण गोदाम की कीमत उसके घर के आधे हिस्से की कैसे हो सकती है, क्योंकि यह कोई साधारण गोदाम नहीं था। एड्स बाय पब फ्यूचर। डॉट डॉट डॉट। जैसे ही वे लोहे की दीवार वाले कक्ष के अंदर पहुंचे, यांत्रिक दरवाजा खुल गया। ये कक्ष इतना बड़ा था कि 4 अलग अलग कमरे एक में समा सकते थे। दरवाजा बंद हुआ और उस पर एक पैनल जला जिसमें लिखा था एब। ओह, अब मुझे एहसास होने लगा है कि मैंने अभी अभी आधा हजार क्यों दिया है। एडम ने चारों ओर देखते हुए कहा। भंडारण केवल ठंडी दीवारों वाला एक खाली कमरा नहीं था, बल्कि वहां वह सब कुछ था जो कोई भी अपने सामान को व्यवस्थित करने के लिए सोच सकता था। कई अलमारियों में कवच या हथियार, आर्टिफैक्ट कैप्सूल के लिए बक्से और विशेष वस्तुओं के लिए कम और उच्च तापमान वाले विशेष कंटेनर भी रखे गए थे। इसके अलावा सरल चीजों के लिए बहुत सारे नियमित बक्से भी थे। वैसे आप अपने सभी सामान को यहां लाने के लिए अनुरोध कर सकते हैं। उन्हें दरवाजे के पास एक विशेष खंड में छोड़ दिया जाएगा ताकि आप उन्हें उठा सकें और किसी को पता न चले कि आपके भंडारण में क्या है। सिल्वाना ने अपने हाथ को हल्के से हिलाते हुए समझाया। हाँ, ये बहुत अच्छा होगा, लेकिन अब समय आ गया है कि इस जगह को इतना खाली न किया जाए, एडम ने कहा, और कलाकृतियों के कंटेनरों को बाहर निकाला और उन्हें दीवार पर बनी कोशिकाओं में डाल दिया। 20 कोठरियां विभिन्न कलाकृतियों से भरी हुई थीं। फिर एडम स्टैंड और दीवार के साथ लगी एक लंबी मेज के पास गया। पीतल की कठपुतली का इंजन एडम ने एक चुंबकीय मंच पर रखा। इंजन उसके ऊपर मंडरा रहा था जैसे कि शून्य गुरुत्वाकर्षण में हो। स्टील नाइट की तलवार एक विशेष धातु स्टैंड में बंद थी। क्लैंप लगभग अदृश्य थे। तुम क्या सोचते हो? एडम सिल्वाना और जेना की ओर मुड़ते हुए मुस्कुराया। जेना ने अपना सिर झुकाया और इंटीरियर में हुए बदलावों को करीब से देखा। बुरा नहीं है, खासकर शुरुआत के लिए। मुझे यकीन है कुछ महीनों में आपके पास ये स्टोरेज पर्याप्त नहीं होगा। सिल्वाना ने सिर हिलाया। मैं सहमत हूं। यह एक अच्छी शुरुआत है। कुछ समय बाद यहां आकर आप अपनी सभी लड़ाइयों और चुनौतियों को याद कर पाएंगे और महसूस कर पाएंगे कि आप जहां हैं, वहां पहुंचने के लिए आपको किन किन परिस्थितियों से गुजरना पड़ा। एडम ने आह भरी। हाँ, मैं कभी नहीं समझ पाता था कि लोग कुछ चीजों का संग्रह करने के लिए इतना समय, प्रयास और खास तौर पर पैसा कैसे खर्च कर सकते हैं। हालांकि अब मुझे एहसास हुआ है कि कठिनाइयों पर विजय पाने की यादें कहीं ज्यादा मूल्यवान हैं। खैर, केवल तभी जब आपके पास अतिरिक्त पैसा हो, एडम ने अपने चेहरे पर हल्की मुस्कान के साथ कहा। यद्यपि एडम के पास दुनिया का सारा पैसा नहीं था, फिर भी वह मूर्ख नहीं था और उसे एहसास हुआ कि वह ट्रिसी के प्रशिक्षण के लिए आसानी से पर्याप्त धन जुटा सकता है। अब उसे भोजन या सिर पर छत की चिंता करने की जरूरत नहीं थी, जिसका मतलब था कि उसके विचार और इच्छाएं मुट्ठी भर सिक्कों के अलावा किसी और चीज पर केंद्रित हो सकती थीं। शक्ति न केवल किसी की रक्षा करने की क्षमता देती है, बल्कि स्वतंत्रता भी देती है, जो कि मनुष्य के पास सबसे मूल्यवान चीज है, यहां तक कि समय भी उतना मूल्यवान नहीं है। डॉट डॉट डॉट। अपने परिवार के साथ समय बिताने और थोड़ा आराम करने के बाद एडम ने कुछ समय अपने लिए निकाला और शाम 6 बजे दूसरे रिंग की ओर, सीधे ब्लैक शेल की ओर चल पड़ा। दूसरा रिंग तीसरे और पहले रिंग से अलग था, मुख्य रूप से इसके आकार के कारण। दूसरा रिंग क्षेत्रफल के मामले में सबसे बड़ा क्षेत्र था और यह पहले रिंग की विलासिता और विविधता तथा तीसरे रिंग जैसी आवासीय इमारतों वाले शांत इलाकों का मिश्रण था। ये यही होना चाहिए, है न? एडम ने नक्शा देखते हुए कहा। वह लगभग ब्लैक शेल के पास पहुंच चुका था, उसे बस कुछ 100 मीटर ही जाना था। बाम! अचानक कोने से एक आदमी आया जो आत्मविश्वास से भरा हुआ था और सीधे एडम से टकरा गया। वह आदमी एक साधारण इंसान था, इसलिए टक्कर से वह पीछे की ओर गिर गया। आदमी की पीठ जमीन पर लगी हुई थी और वह अपने घुटने को पकड़कर चिल्ला रहा था, बचाओ! मुझ पर फैंटम द्वारा हमला किया जा रहा है। यह एडम विंटर है, वह पागल नौसिखिया। उसी समय सड़कों पर कई लोग हैरान परेशान भाव लिए पीछे मुड़े। तभी दूर से पुलिस की गाड़ियों की लाल और नीली बत्तियां दिखाई दी। वे बहुत जल्दी आ गए थे, इसलिए यह स्पष्ट था कि किसी ने उन्हें पहले ही बुला लिया था। क्या बकवास है! एडम पूरी तरह से हैरान था, उसे समझ में नहीं आ रहा था कि क्या हो रहा है। इस समय तक एडम शहर में ज्यादा बाहर नहीं गया था। वह केवल एक बार फर्स्ट रिंग गया था और अपना अधिकांश समय या तो घर पर या फोर्ट नॉर्टन में बिताता था। मोटे तौर पर कहें तो ये पहली बार था जब एडम इतनी व्यस्त सड़क पर था जहां सचमुच सैकड़ों लोग दिन भर की मेहनत के बाद आराम कर रहे थे। वे एक दूसरे के साथ समय बिताने के लिए इकट्ठा हुए थे, कुछ लोग सिर्फ बातें कर रहे थे और कुछ लोग ड्रिंक और खाने का मजा ले रहे थे। हालांकि इसका मतलब यह भी था कि यह जनता का ध्यान आकर्षित करने के लिए एकदम सही जगह थी। जिन्हें इसकी जरूरत थी वे इसका इस्तेमाल अपने लाभ के लिए कर सकते थे। कोई मेरी मदद करो! उसने मुझ पर हमला कर दिया। ये प्रेत पूरी तरह से पागल हो गए हैं। वे जो चाहें कर सकते हैं। वह आदमी पूरी ताकत से चिल्लाया ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग पीछे मुड़ें और उनकी तरफ देखें।
एडम को आश्चर्य हुआ कि कुछ लोग वास्तव में भौहें सिकोड़ रहे थे और उसे स्पष्ट स्वीकृति या यहाँ तक कि तिरस्कार से देख रहे थे। वे बहुत कम थे, लगभग 1/20, शायद थोड़ा ज्यादा, लेकिन यह एडम को असहज महसूस कराने के लिए पर्याप्त था। उसी समय एक पुलिस कार रुकी और उसमें से एक छोटी काली चोटी और गंभीर काली आंखों वाली लड़की उतरी। मेरा नाम गियाना है। यहाँ क्या हो रहा है? लड़की ने पूछा। उसने गहरे नीले रंग की पुलिस वर्दी और सभी जरूरी उपकरण पहने हुए थे। उसने आदमी ने एडम की ओर इशारा करते हुए कहा, उसने मुझ पर हमला किया। मैं बस चल रहा था जब अचानक उसने मुझे इतनी जोर से मारा कि मैं पीछे की ओर गिर गया। जियाना ने एडम की ओर देखा, फिर वह काफी देर तक उस आदमी पर अपनी नजर गड़ाए रही। मैं समझ गया, श्रीमान एडम, एडम विंटर, मिस्टर एडम, आप फैंटम हैं, है न? क्या आपका एनईपी अभी चालू है? गियाना ने एडम की कलाई को देखते हुए पूछा। उनकी एनईपी एक लंबी आस्तीन के नीचे लगभग पूरी तरह से छिपी हुई थी, केवल घड़ी जैसा एक छोटा सा हिस्सा दिखाई दे रहा था। इस बिंदु पर आदमी की आंखें चौड़ी हो गईं क्योंकि उसे एहसास हुआ कि उसने कितनी बड़ी गलती की थी। एड्स बाय पब फ्यूचर, जरूर, यहाँ आप जांच कर सकते हैं। मैंने कुछ नहीं किया, एडम ने जल्दी से जवाब दिया और गियाना को अपना एनईपी पेश किया। एडम ने वह रिकॉर्डिंग दिखाई जो लगातार रखी जा रही थी। आमतौर पर यह वैकल्पिक था, लेकिन सिल्वाना ने जोर देकर कहा कि एडम उस सुविधा को बंद न करे। ऐसा लग रहा था कि उसे लगता था कि ऐसा कुछ कभी भी हो सकता है। रिकॉर्डिंग में केवल एडम और उस व्यक्ति के पैर ही दिखाई दे रहे थे, लेकिन यह देखने के लिए पर्याप्त था कि कौन किससे टकराया और गलती किसकी थी। आपकी मदद के लिए धन्यवाद, अब मुझे समझ में आ गया है कि यहाँ क्या हो रहा है। आह, वे हमेशा यही करते हैं। जियाना ने भारी आह भरते हुए अपना सिर हिलाया। वे, एडम ने हैरान होकर पूछा। अरे, उनके पीछे से एक आश्चर्यचकित कर देने वाली आवाज आई। अजीब बात यह थी कि वह आवाज एडम को जानी पहचानी लगी, हालांकि यह काफी समय पहले की बात थी, लेकिन उसे वह अच्छी तरह याद थी। एडम ने पलट कर देखा तो उसकी आंखें चौड़ी हो गईं। फायरफॉक्स स्क्वाड के नेता लिसा और जेकब ही वे पहले फैंटम थे जिनसे एडम की मुलाकात हुई थी। एक तरह से, वह उनके लिए अपनी जिंदगी का ऋणी था, क्योंकि कोई नहीं जानता था कि अगर वे उसकी मदद नहीं करते तो स्कॉचिंग डेजर्ट में उसके साथ क्या होता। लिसा खिलखिलाकर मुस्कुराई, उनके हाथों में बियर की बोतलें थीं, उन्होंने आज की शाम बर्बाद नहीं की थी। फिर, जब उन्होंने देखा कि वह आदमी दर्द से पीड़ित होने का नाटक करते हुए जमीन पर पड़ा हुआ है, तो उनके चेहरे बदल गए। उन्हें समझ में आ गया कि क्या हुआ था। ठीक है, ठीक है, प्राउड विंग, आप हमें बदनाम करने के अपने दयनीय प्रयासों को छोड़ने वाले नहीं हैं, है ना? लिसा ने आगे बढ़ते हुए भौहें सिकोड़ी। एड्स बाय पब फ्यूचर। जेकब ने गहरी सांस ली। अरे एडम, ये शर्म की बात है कि हम इन परिस्थितियों में फिर से मिले। एडम ने थोड़ा सिर हिलाकर पूछा, प्राउड विंग, वह क्या है? जेकब ने उस आदमी की ओर इशारा करते हुए अपना सिर हिलाया। यहाँ, जियाना ने कहा, जैसे ही वह झुकी और उस आदमी की बांह पकड़ ली, उसकी आस्तीन उठाई और उसकी कलाई दिखाई, जिस पर तीखे पंखों के साथ एक चौड़े पंख का टैटू बना हुआ था। फिर, जियाना का चेहरा और अधिक गंभीर हो गया। तुम बड़ी मुसीबत में पड़ने वाले हो। इस मोहल्ले में व्यवस्था बनाए रखना मेरा कर्तव्य है और तुमने न केवल इसका उल्लंघन किया बल्कि फैंटम पर इसका झूठा आरोप भी लगाया। जियाना ने सख्ती से कहा, उस आदमी के हाथों में हथकड़ी लगाई और उसे कार में ले गई। नहीं, तुम समझ नहीं रहे हो। मैं अभी यह सब कर रहा हूं, लेकिन यह एक वास्तविक समस्या है। हमें फैंटम को नियंत्रित करना होगा। हम और भी हैं, हम ज्यादा महत्वपूर्ण हैं। हालांकि, उसके शब्द गियाना को रोक नहीं सके, और जल्द ही वे सीधे पुलिस स्टेशन की ओर बढ़ गए, जहां समस्याओं का एक पूरा पहाड़ उसकी प्रतीक्षा कर रहा था। एडम ने अपना सिर पीछे की ओर खुजलाया, वह हैरान था और किसी ने उसे नहीं बताया था कि अभी क्या हुआ था। उसकी एकमात्र उम्मीद लिसा और जेकब पर थी। ऐसा लगता है कि यह पहली बार है जब आप उनसे मिले हैं, है ना? लिसा ने एडम के पास जाकर उसके कंधे पर मित्रतापूर्ण तरीके से हाथ रखते हुए पूछा। एडम ने सिर हिलाया। प्राउड विंग, आपकी कलाई पर जो टैटू है, क्या वह किसी प्रकार का पंथ है? ठीक है, तकनीकी रूप से यह एक राजनीतिक संगठन है, लेकिन आपका शब्द अधिक उपयुक्त है। प्राउड विंग बिग थ्री की तरह संख्या में अधिक और प्रभावशाली नहीं है, लेकिन वे अपने विचारों के बारे में आक्रामक और कट्टर व्यवहार करते हैं। लिसा ने समझाया। वे नियंत्रण चाहते हैं। जेकब ने बातचीत में शामिल होते हुए कहा, उन्हें लगता है कि फैंटम खतरनाक हैं, और हमें नियंत्रित किया जाना चाहिए, जंगली कुत्तों की तरह हमें पट्टे पर रखा जाना चाहिए। सच कहूं तो, वे मुझे परेशान करते हैं, बस बेवकूफ कमीने जो यह नहीं समझते कि हम उनके लिए क्या त्याग कर रहे हैं। एडम ने दूर से जाती हुई पुलिस गाड़ियों की ओर देखा। शायद वह गलत नहीं है। क्या? लिसा और जेकब ने एक साथ चौंक कर आंखें फैलाकर कहा। उन्हें यकीन नहीं हो रहा था कि वे क्या सुन रहे हैं। मुझे यकीन है कि फैंटम के बीच कुछ वाकई बुरे या पागल लोग हैं, लेकिन आम लोगों में भी कुछ ऐसे लोग हैं। वह सही कह रहा है कि फैंटम खतरनाक हो सकते हैं, लेकिन वह पूरी तरह से गलत है कि हम सभी ऐसे ही हैं। कम से कम, मैं अभी तक किसी से नहीं मिला हूं, इंसानों की तरह नहीं।
उनमें से एक कमीना है, एडम ने अपनी मुट्ठियां भींचते हुए कहा। जेकब और लिसा ने इधर उधर देखा, उन्हें नहीं पता था कि एडम किसके बारे में बात कर रहा था, लेकिन उन्होंने इसे नज़रअंदाज करने का निर्णय लिया। वैसे, मैंने तुम्हारे बारे में सुना है। लगता है कि जब से हम मिले हैं, तुमने बहुत कुछ हासिल कर लिया है ना? लिसा ने मुस्कुराते हुए अपनी बांह उसके गले में डाल दी और खुद को उसके खिलाफ दबा लिया। एडम को उसके शरीर से शराब की तेज गंध आ रही थी। उसने उसका हाथ खींच लिया और थोड़ा सिर हिलाया। हाँ, मैं यह नहीं कह सकता कि यह आसान रहा है, लेकिन मैं शिकायत नहीं करूंगा। मैं अब तक जो कुछ भी हासिल कर पाया हूं, उससे बहुत खुश हूं। जेकब मुस्कुराया। अच्छा काम। हाँ, लिसा ने कहा, बस कुछ नए लोगों की तरह घमंडी और घमंडी कमीना मत बनो, क्योंकि हम में से बाकी लोग स्थिर नहीं रहते। मैं और जेकब हाल ही में के एक फैंटम बन गए हैं। अरे, मेरे शुरुआती राक्षस ने मुझे तनाव में डाल दिया है। बीप, बीप, बीप। एडम कुछ कहने ही वाला था कि उसे ज़ेरा से कुछ संदेश मिले। अरे, मुझे भागना है, मैं पहले ही देर हो चुकी हूँ। माफ करना दोस्तों, हम फिर कभी बात करेंगे। आपसे मिलकर अच्छा लगा, एडम ने ब्लैक शेल की ओर भागने से पहले जल्दी से कहा। लिसा और जेकब ने एक दूसरे को देखा, कंधे उचकाए, और अपनी बियर को नीचे तक खाली करने से पहले उसे खनकाया। और अधिक? जेकब ने पूछा। जरूर, लिसा ने बिना किसी हिचकिचाहट के जवाब दिया।